नमस्कार। कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। साथियों, मैं हूं विवेक और शिक्षा मनोविज्ञान की एक और बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर, लाइव कक्षा लेकर आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। सभी साथी जिनको मैं देख पा रहा हूं जो कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आदाब, आभार, इस्तकबाल। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मैं देख पा रहा हूं इसमें, गुड मॉर्निंग। सुनील कुमार जी आज लेट हो गए। बिल्कुल सुनील जी, कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसके वजह से आज हम लेट हो गए। आज इन सब चीजों पर भी बात करेंगे क्योंकि टेस्ट जो है वो आपका बहुत नजदीक आ रहा है। तो आज की क्लास को लाइव लेने के पीछे एक हमारा उद्देश्य ये भी था कि पहले उस सारी चीजों पर बात हो जाए। और एंडी डिफरेंस जी साइकोलॉजी, बिल्कुल एंडी जी साइकोलॉजी की ही क्लास है ये। और सुनीता जी गुड मॉर्निंग, बालू जी गुड मॉर्निंग, अनु जी गुड मॉर्निंग, संजय जी, मनोज कुमार, मनोज सारण जी हैप्पी मदर्स डे। आपको भी हैप्पी मदर्स डे मनोज जी, और सभी विद्यार्थियों को हैप्पी मदर्स डे। उनकी माता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम कलाम की तरफ से, पूरे कलाम परिवार की तरफ से। और वो सभी स्टूडेंट भी हमारी जो खुद इतने खुश नसीब हैं कि वो माँ हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक तो रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि आपके जो भी साथी इस वक्त इस लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाए हैं, चाहे वो हमारे कलाम के ऑफिशियल जो स्टूडेंट्स हैं, जो बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि प्लीज़ जितना हो सके आप इसे शेयर कर दीजिए अपने साथियों से, ताकि हम फिर इस क्लास को शुरू कर पाएं। और क्लास से पहले जो 5-7 मिनट मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण संवाद करना है वो भी हम कर पाएं। गुड मॉर्निंग सुमन जी, संजीव जी गुड मॉर्निंग, विमला जी गुड मॉर्निंग, दीपक जी गुड मॉर्निंग, एकलव्य सिंह जी हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। कमलेश जी प्रणाम, त्रिलोक चंद्र जी गुड मॉर्निंग, चैन सिंह जी गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थी हैं जो सारी क्लासेस में आते हैं, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं। कल की जैसे क्लास में भी आप लोग थे, आज की क्लास में भी थे। आज आप लोग बात कर रहे थे कि सर लेट हो गए, 8:30 से 9 कैसे हो गया। तो दोस्तों बहुत मुश्किल है, जैसा कि आप जानते हैं, ये समय न सिर्फ हमारे देश के लिए, सबके लिए, बल्कि अगर एक इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल से भरा वक्त है। ऐसे समय में जब पूरे शहर भर में, देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सीमित संसाधनों में इन क्लासेस का आयोजन हो रहा है। और सीमित संसाधनों से मैं मानव संसाधन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। टीम जो है बहुत एक कॉम्पैक्ट टीम जो है वो काम कर रही है, दिन रात जागकर काम कर रही है, मल्टीटास्किंग एक टीम कर रही है। मल्टीटास्किंग का मतलब कि आपके लिए लेक्चर्स तैयार करना, उनको प्रिपेयर करना, फिर प्रेजेंट करना। तो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जिनमें हो सकता है डिले हो जाए, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। मनीष जी ढाका, थैंक यू सो मच। और बाकी सभी विद्यार्थी, सुनील जी, बिल्कुल सुनील जी का जो एक डाउट था, उन्होंने पर्सनल मैसेज भी किया था 6 तारीख की क्लास में, जो अनुकूलन वाला जो एक टॉपिक था जिसमें मैं कुछ चीज़ें जो थी वो स्किप हो गई थी, वो क्या रीज़न था उसके पीछे भी मैं आऊँगा। सुनील जी, आपका पर्सनल मैसेज भी मुझे फेसबुक पे मिला था और आपके जो कमेंट्स भी थे वो भी मैंने देखे थे। हनीवंत जी, okay, so you are from English background, so Haniman ji, I'll try to explain the topics and the terms in the English so that you can easily communicate with me. हमारे कुछ हिंदी मीडियम से भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश से भी स्टूडेंट है, सो विल ट्राई कि हम दोनों भाषाओं में एक इस तरह का एक अच्छा बैलेंस बनाकर बात करें। जिस इक्विलिब्रेशन की हम साइकोलॉजी में बात करते हैं, उसी इक्विलिब्रेशन को हम आज की क्लासेस में भी ले पाएं। तो पहले तो मैं कुछ बातें आपसे कह दूं कि एक चीज़, अबिद जी का एक मुनव्वर राणा साहब का बहुत अच्छा शेर उन्होंने कमेंट किया है कि चलते फिरते अज़ां देखी है मैंने, खुदा को नहीं देखा मैंने माँ देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जी। और आबिद जी बहुत मोटिवेट करते रहते हैं हमारी पूरी टीम को, क्योंकि इस वक्त आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत कम संसाधनों में हमारी टीम इस वक्त काम कर रही है। ऐसे में जो आपके लाइक्स आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, आप जब शेयर करते हैं तो बहुत ऊर्जा मिलती है हमें कि हम जो हमारे विद्यार्थियों के लिए करना चाह रहे हैं वो चीज़ उन तक पहुंच पा रही है। सो जिस चीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि कम संसाधनों में जो क्लासेस लग रही हैं, ऐसे में जैसे आज हम थोड़े से डिले हो गए, कई क्लासेस जो होती हैं वो आप तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। सबसे ज़्यादा इस चीज़ का असर जो पड़ रहा है वो असर पड़ रहा है दोस्तों पीडीएफ्स के ऊपर, क्योंकि जो हमारा एक टीम थी जो स्टडी मटेरियल के ऊपर काम किया करती है, जो डिजिटल स्टडी मटेरियल के ऊपर काम किया करती है, सो वो जो टीम है वो भी लॉकडाउन हो चुकी है, वो होम क्वारंटाइन है, वो अपने घरों में रह रही हैं। और ऐसी स्थिति में ये एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है
पीडीएफ्स हमने प्लान किया था कि हम उनसे सीधे वर्क फ्रॉम होम वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हुए ड्राइव पर अपलोड करवा देंगे, लेकिन ड्राइव वाले केस के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी कुछ स्टूडेंट्स को। हनीवन जी, बिल्कुल, आई हैव रेड योर कमेंट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द टर्म्स इन इंग्लिश। थैंक यू सो मच हनीवन जी। सो हम वापस उसी बात पर आते हैं कि जो टॉपिक्स की बात थी, जो आपके स्टडी मटेरियल की बात थी, वो वहां पर दिक्कत उसमें आई थी। हमने ये भी प्लान किया था कि जो पीडीएफ आपने अगर देखा हो तो साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की पीडीएफ हमने फिर अपडेट करके सारी टेलीग्राम पर अपलोड करवाई। उसमें काफी समय भी लगा, लेकिन आप देखिए कि जो आपको पीडीएफ मिली है वो सारी पीडीएफ जो हैं वो हाइपरलिंक इंसर्टेड पीडीएफ हैं। उन पीडीएफ में कोनों में एक लाइन लिखी हुई है, टू वॉच वीडियो क्लिक हियर। आपको वीडियो देखनी है, आप यहां क्लिक कीजिए। आप पीडीएफ देखते हुए कहीं पर अटक जाएं कि यार ये जो मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूं, ये कौन सी क्लास की पीडीएफ पढ़ रहा हूं, आप सीधे वहां पर क्लिक करेंगे और आपका यूट्यूब खुल जाएगा आपके मोबाइल के अंदर। तो हम कुछ इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ईजी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी से भी आपको जोड़ा जाए। बहुत कॉमन सी टेक्नोलॉजी है ये, इस कारण थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं और उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं। पूरी टीम क्षमा प्रार्थी है आपसे कि हमने वादा किया था कि ऐसी चीज कर पाएं। कुछ पीडीएफ्स आपको उस वक्त प्रोवाइड करवाई भी थी, लेकिन फिर एक नए सिरे से कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमने ये प्लान किया है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, इस सब की वजह से क्लास आपकी नहीं छूटनी चाहिए। 8 बजे की क्लास हो सकता है 9 बजे आ जाए, 9 बजे की बजाय मान लीजिए 10 बजे आए, लेकिन हमने एक पूरा प्रयास, ये हमारी टीम का यही है कि जो आपकी क्लासेस हैं वो समय पर आए। एक शेर भी मुझे याद आता है, कभी मैंने कहा था कि दोनों पक्ष आते हैं हथियार के साथ। दोनों पक्ष आते हैं क्योंकि दो पक्ष हैं, एक हम हैं जो यहां क्लासरूम में आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, घरों पे रह के पढ़ा रहे हैं, लेकिन यस वी हैव टू डू इट बिकॉज आप हमारा असली मोटिवेशन का सोर्स आप विद्यार्थी हो। तब ये शेर आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि दोनों पक्ष आते हैं हथियार के साथ, हम गर्दन के साथ, आप तलवार के साथ। तो आपकी तलवारें जो हैं वो सहर्ष स्वीकार हैं, हमारी गर्दन आपके सामने मौजूद है। फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों कि आप तक जो स्टडी मटेरियल है वो टाइमली पहुंच पाए, और उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को हम धीरे धीरे रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे साइको की हमने अपडेट कर दी हैं, और टॉपिक्स की भी हम अपडेट करेंगे। बिल्कुल ज्योति जी, आपकी चीज को मैंने नोट डाउन कर लिया है, और जो आपका डाउट है उस डाउट को हम कोशिश करेंगे दूर करने की। अब आते हैं, बाबूलाल जी का कमेंट है कि 12 तारीख के टेस्ट के नोट्स भेजोगे क्या? सबसे पहले तो 12 तारीख को आपका एक टेस्ट होने वाला है। उससे पहले 2-3 चीजों पे और बात कर लेते हैं। जैसे ही मेरी क्लास समाप्त होगी, जेपी सर की एक क्लास आप लोगों के लिए लाइव होगी, जैसे कल जेपी सर आप लोगों के लिए लाइव आए थे। दूसरी चीज, जेपी सर की क्लास के बाद एक और क्लास होगी जो आपकी शिक्षण की, गणित शिक्षण की होगी, जिसमें गणित की प्रकृति, भाषा, तर्क शक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मैथ्स के अंदर, टीचिंग मेथड्स में। तो शिक्षण के ये टॉपिक जो हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल किशन जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं, हमारी टीम बिल्कुल समझ पा रही है, और हम प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आपको ऐसी दिक्कत नहीं आए, आपको जितना जल्दी हो सके पीडीएफ्स मिले। कोशिश पूरी जारी है, और आप प्लीज हमारे साथ रहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी शिकायत का मौका हम ना दे पाएं। जहां पर मैं एक बार वापस फिर उसी जगह पे आता हूं कि जो एक क्लास मैंने बताई थी जेपी सर की, अभी इस क्लास के बाद लाइव होने वाली है। इस लाइव क्लास के बाद जो क्लास होगी वो आपकी मैथमेटिक्स की टीचिंग की होगी, जिसमें वो सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी बताए वो सारे होंगे। उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। उसके अलावा कल आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण की क्लास आने वाली है, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो सर पढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें आते हैं, और आपको पूरी वो क्लास जो है वो मिलेगी, जिसमें कोशिश पूरी हमारी टीम ने किया कि वो क्लास ऐसी हो कि आपके कोई भी डाउट जो है वो सारे डाउट्स उस क्लास के बाद क्लियर हो जाएं। टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। एक चीज, उस ऑनलाइन टेस्ट को, वो ऑनलाइन टेस्ट होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर ऐप जो है वो, हमारे ऐप की टेस्टिंग चल रही है, और बहुत जल्द इस पूरे प्रोग्राम में ही, जो हमने ये 75 दिन का, जो ये 2.5 महीने का प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा है, इस प्रोग्राम में ही वो ऐप जो है वो अस्तित्व में आ जाएगा, और जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस भी ऐप पर लगने लग जाएंगी। वो बहुत सुचारू रूप से, बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से वो क्लासेस आप लोगों के लिए लगें, उसमें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए जो टेक्निकल एडवांस टीम जो है वो हमारी
अभी उसकी टेस्टिंग में लगी हुई है। तो टेस्टिंग एक बार हो जाती है ऐप की, उसके बाद ऐप विल बी अवेलेबल ऑन आपका जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर, आई स्टोर जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ होता है ना एप्पल का जो, उसमें उन सभी प्लेटफॉर्म्स, iOS जो प्लेटफॉर्म है, माफ कीजिएगा, iOS पर अवेलेबल हो जाएगा, आपका प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। तो उन सारे जो आपके प्लेटफॉर्म्स है वहां पर अवेलेबल होगा, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी सारी क्लासेस, चाहे ये क्लास यहाँ यूट्यूब पे लग रही है वो भी, और प्लस कुछ ऐप बेस्ड जो क्लासेस होंगी वो भी, हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए क्लासेस हैं वो भी, प्लस ऑनलाइन जो हमसे स्पेसिफिकली जुड़ना चाहते हैं वो भी, वो सारी क्लासेस फिर ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी। टेस्ट देने में भी आपको आसानी रहेगी। ये वाला टेस्ट जो है वो हमारा होगा वेबसाइट पे, और उस टेस्ट को कैसे देना है, पूरी तरह निशुल्क टेस्ट होगा। उसके क्या सिलेबस होंगे उसको लेकर, परसों टेस्ट है तो कल मैं एक स्पेसिफिक लाइव आपके लिए लेकर आऊंगा। कल उस लाइव में आपको सारी इंफॉर्मेशन टेस्ट के बारे में मिल जाएगी, तो अपने को उसको लेकर निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि टेस्ट कब होगा सर, कैसे होगा, कब दे सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। सुरेश जी बिल्कुल बहुत अच्छा आपने कमेंट लिखा है माँ के बारे में, सब बिल्कुल मुझे एक दृश्य बहुत याद आता है, उससे फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ एंडी जी जो कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल टेस्ट का जो सिलेबस है वो टेलीग्राम पर भी अपलोडेड है, टेस्ट का जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर भी अपलोडेड है, दोनों जगह टेस्ट का जो है अपलोडेड है। लोकेंद्र जी टेस्ट का जो टाइमिंग है वो कल एक लाइव में लेकर आऊंगा, जिसमें पूरा क्लियरली आपको ये चीज मेंशन कर दी जाएगी कि टेस्ट कैसे देना है, कब देना है, कितनी देर लगेगा, किस वर्जन पे आप देख सकते हैं, क्या टाइमिंग रहेगा, वो सारी चीजें उसके ऊपर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। एक लाइव हमारी टीम कल ऑर्गेनाइज कर रही है, पूरी तरह प्रयासरत है, प्लीज बियर विद दैट। सो शुरुआत करते हैं आगे, और उसके लिए हम प्रयास करते हैं। आपके चैन सिंह जी भी एक शेर पढ़ रहे हैं, चलिए आपकी सबकी बातें जायज हैं, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। बातें बहुत हो गई, क्लास के बाद एक बार फिर 5-7 मिनट जो मैंने बातें अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस की हैं उनको मैं आप लोगों के बीच में ले आऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास है राइट टू एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के अधिकार के ऊपर। तो आपके जो कमेंट्स हैं वो मैंने पढ़ लिए दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कमेंट्स मैं बीच बीच में पढ़ता रहूंगा लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब हम पूरा स्पेसिफिकली पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आरटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और आरटी से इसके जो एग्जाम से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, पिछले पूछे गए हैं, उन सब के ऊपर बहुत तसल्ली बख्श इनके ऊपर हम विचार करते हैं, विवेचना करते हैं। आइए शिक्षा के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान जो है वो उन देशों में से है जो शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा जाना जाता है। आज भी कई बार हम कहते हैं कि एक दौर था जब हिंदुस्तान जो था वो विश्व गुरु था। लेकिन जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, जब हम मॉडर्न वे में बात करते हैं, तो हिंदुस्तान ने साल 2009 में प्रयास किए, और 2009 के बाद 2010 में एक शिक्षा का अधिकार, एक वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो अस्तित्व में आया, जिसके जरिए बच्चे 6 से लेकर 14 साल के बच्चे जो हैं वो बहुत आसानी से निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। निशुल्क और अनिवार्य, तो जिस शिक्षा के अधिकार का आप नाम यहां पर देख रहे हैं, राइट टू एजुकेशन, उस शिक्षा के अधिकार का वास्तविक नाम है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 2009, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 में ये, क्योंकि इसके ऊपर काम हुआ था 2009 में, ये अस्तित्व में आया था। आप कहेंगे सर अभी अभी आपने कहा था कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, तो फिर ये 2009 कैसे बोल रहे हैं? तो इसको लोकसभा में जब पारित किया गया, इसको राज्यसभा में जब पारित किया, इसके ऊपर जब इसका गजट में जब प्रकाशन हुआ, इसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब इस कागज पर हुए, जब ये लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवित दस्तावेज जब बना, तब वर्ष 2009 था। इसलिए इसे हम 2009 कहते हैं। आप जुड़े रहिए, मैं एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे जुड़े रहिए, और लिंक को प्लीज इस वीडियो के शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और बाकी हम पढ़ते हैं। पीडीएफ के बारे में राहुल जी मैंने बात कर दी, चलिए आइए। शिक्षा के अधिकार की अगर मैं पूर्व पीठिका की बात करूं, जब हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, जब हम ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ते हैं, तो 1910 में हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं गोखले बिल में। जब महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे, जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था,
उन्होंने देश में सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी गोखले बिल के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आई, जैसे वर्धा योजना है वो 1937 में अस्तित्व के अंदर आई, बाल चार्टर अधिनियम जो है वो आपका आया, आपके बहुत सारे जो कानून बने, उन्नी कृष्णन फैसला आया, बहुत सारे फैसले हैं। लेकिन आज की कक्षा में हम सिर्फ उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे कि अब्राहम लिंकन का एक बहुत फेमस कोट है, इफ आई विल बी गिवन 8 hours टू कट अ ट्री, I'll chop और I'll sharpen my axe for 6 hours। अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं तो मैं 6 घंटे तक सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी की धार मजबूत करूंगा। तो आज हम पूरा विस्तृत रूप से आरटी को नहीं पढ़ते हैं, उसको हम फिर कभी भविष्य में एक क्लास आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम आरटी को पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसको देखते हैं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आरटी से जुड़ी हुई कुछ तारीखें हैं, इन तारीखों पर एक बार नजर डालते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कैबिनेट की मीटिंग। जब भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले कैबिनेट की एक मीटिंग होती है, और कैबिनेट की यह मीटिंग जो थी ये 2 जुलाई 2009 को हुई, जब शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में आना था। तब कैबिनेट की मीटिंग 2009 में हुई 2 जुलाई। 20 जुलाई को राज्यसभा में इसे पारित किया गया। यह कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, हालांकि रीट में कभी नहीं आया है, लेकिन कई बार क्योंकि हमें लगता है कि कोई कानून बना है तो सबसे पहले हो सकता है लोकसभा में ही आया होगा, लोकसभा में ही पारित हुआ होगा। नहीं, शिक्षा का अधिकार सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ। और कितनी तारीख को पारित हुआ? 20 जुलाई को पारित हुआ। कितनी तारीख को पारित हुआ? 20 जुलाई को पारित हुआ राज्यसभा में। फिर 4 अगस्त को यह पारित होता है लोकसभा में। 4 अगस्त को यह पारित होता है लोकसभा में, और 26 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर हो जाते हैं। 26 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसके ऊपर हो जाते हैं। याद करने का एक तरीका बहुत सिंपल सा है, न्यूमोनिक है, हमें इसी तरह से याद करता हूं कि राज्यसभा को जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, और अगर चाहें तो ये वाला इतना सा हिस्सा हटा दें तो ये 2 दिख जाएगा मुझे। तो कथन का अभिप्राय यह है कि 2 के आगे अगर एक शून्य लगा दें तो 20 जुलाई को राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा जो है उसमें 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर यानी 4 अगस्त। इस तरह से आप चाहें तो इन 2 डेट को याद रख सकते हैं और बाकी डेट्स आपको फिर उस हिसाब से याद हो जाएगी। 26 अगस्त को राष्ट्रपति के इस पे हस्ताक्षर हुए, 26 अगस्त को इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, और 27 अगस्त को गजट में इसका प्रकाशन हुआ। 27 अगस्त को गजट में इसका प्रकाशन हुआ। अब आप कहेंगे सर गजट में कैसे? तो गजट एक तरह से आप समझ लीजिए सरकार का अखबार है। 26 तारीख को जो घटना घटित हुई वो कौन से दिन के अखबार में आएगी? अगले दिन के अखबार में। तो जाहिर सी बात है 26 अगस्त को अगर राष्ट्रपति साहब ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, उस वक्त राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। राष्ट्रपति का एक पूरा ऑर्डर है, हम अभी उस पर नहीं जाते हैं। प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल उस वक्त राष्ट्रपति थी, और अगले ही रोज यानी 27 अगस्त को ये जो है आपका प्रकाशित हो गया था, इस पे गजट में प्रकाशित हो गया। कई बार आरटी को लेकर कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि भारत जो है वो अपनी स्वतंत्रता के कौन से वर्ष में आरटी को लेकर आया था, या भारत अपने गणराज्य के कौन से वर्ष में आरटी को लेकर आया था, या भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आरटी पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये कुछ ऑर्डर हैं, इनको आप याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल से चीजें हैं। जैसे आप अगर तारीखों से 47 से माफ कीजिएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 2009 से आपको वो चीज मिल जाएगी। आप अगर इसको क्या बोलते हैं 1950 में जब हमारे देश में गणराज्य बन गया था, रिपब्लिक डे जिस तरह से गणतंत्र व्यवस्था जब हमारे देश में लागू हुई थी, उससे घटाएंगे तो आपको ये इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था के कौन से वर्ष में भारत इसे लेकर आया था। राष्ट्रपति का अगर बात करें तो बहुत सरल सा है, आप चाहें तो इस सेक्शन को याद कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, बीडी जाट्टी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कई बार प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं तो आपको याद रखने चाहिए। आइए, ये तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण है कि रीट ने एक बार इन तारीखों से ही प्रश्न पूछ लिया था, इन तारीखों से ही प्रश्न पूछ लिया था, और बहुत सरल था। मैं तो फिर भी आपको ये याद करवा रहा हूं कि कितनी जुलाई को राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ। सवाल सिंपल सा था कि बालक को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये कब भारत में लागू हुआ था? बहुत सरल उत्तर है, अभी अभी हमने बात की थी,
1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को यह भारत में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को यह भारत के अंदर लागू हुआ था। क्लियर टू एवरीवन? सबको याद हो गया कब लागू हुआ था? इसके अलावा भी कुछ तारीखें हम जब रिवीजन करेंगे तब हम उनको देखेंगे। आइए, अब मैं जिस चीज को, जिस फोटो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रीट के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर अगले 1 घंटे या 40 मिनट 50 मिनट जो भी हमारी क्लास रही, बहुत शांति से, बहुत आराम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस अगले 1 घंटे की अगली क्लास के अंदर आपका एक प्रश्न रीट का छुपा हुआ है, कंफर्म छुपा हुआ है, क्योंकि हर साल रीट में यह प्रश्न आता है। जब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, जब आप पाठ्य पुस्तकों में भी देखते हैं, तो ऐसा होता है कि हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं, पूर्व पीठिका से शुरू करते हैं, 86वें संवैधानिक संशोधन से शुरू करते हैं, लेकिन यहीं पर स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है। मैं कक्षाओं में भी यह बात कहता हूं। स्मार्ट वर्क कैसे? अगर आप रीट का सिलेबस देखेंगे तो साइकोलॉजी का जो सिलेबस लिखा हुआ है उसमें जहां पर आरटीई मेंशन्ड है, वहां पर लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार, शिक्षकों के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य। कि आपके जो रीट का जो सिलेबस है, पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहिए भी, हम पढ़ते भी हैं, हम पढ़ाते भी हैं, पाठ्य पुस्तकों में भी इसलिए लिखा हुआ होता है क्योंकि शिक्षा का अधिकार परीक्षा पास करने वाला विषय नहीं है। शिक्षा का अधिकार एक ऐसा विषय है जिसे आपको आत्मसात करना चाहिए अगर आप एक श्रेष्ठ शिक्षक बनना चाहते हैं तो। इसलिए हमने इसे पढ़ना चाहिए। लेकिन जहां तक परीक्षा को पास करने की बात है, जहां पर परीक्षा को क्लियर करने की बात है, तो अब तक जितने भी रीट में सवाल आए हैं वो सारे इसी अध्याय से आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड ही यही अध्याय है। इसलिए बाकी चीजें पढ़ने के लिए भले ही आवश्यक हो, परीक्षा के दृष्टिकोण से इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर बता दूं आपको यह बात। क्या है इस अध्याय का नाम? विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। मजेदार बात यह है, फर्स्ट ग्रेड में तो इस बार 2020 की जो फर्स्ट ग्रेड थी उसमें अध्याय का नाम पूछ लिया था कि इस अध्याय का नाम बता दो क्या है। तो इसलिए यह अध्याय परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी सभी धाराओं को हम सरल तरीके से याद करने की, स्मरण करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा तो आपकी जितनी भी धाराएं हैं उनकी संख्या भी हम आज की ही क्लास में याद करके निपटा देंगे। आइए इस आरटी की जो भी धाराएं हैं उनकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ। अध्याय संख्या 4 जिसकी शुरुआत होती है धारा नंबर 12 से। धारा संख्या 12 से इसकी शुरुआत होती है। धारा 12 बात करती है निजी शिक्षण संस्थानों की। 12 एक तरह से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हम जब मारवाड़ी में बात करते हैं तो अपन बोलते हैं ना 12 है, 12 मतलब 12। तो 12 मतलब एक तो अपनी चीज और एक 12 बाहर की चीज। तो यह भी निजी शिक्षण संस्थानों की बात करी। इस निजी शिक्षण संस्थानों को आप ऐसे समझ सकते हैं भैया हमारी नहीं है, हमारी सरकारी है, क्योंकि आप तो भाई आपकी स्कूल कौन सी होगी? आपकी तो सरकारी होगी ना, क्योंकि आप उसी के टीचर बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप हल्का सा लिंक करके निमोनिक के जरिए से याद कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं। तो धारा 12 कहती है कि निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर, निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर प्रारंभिक कक्षा से दुर्बल वर्ग व अलाभित समूह। देखिए दुर्बल वर्ग क्या होता है, अलाभित समूह क्या होता है, इसको मेंशन किया गया है अध्याय संख्या 1 की धारा 2 में, जहां पर इसकी परिभाषाएं दी हुई है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि दुर्बल वर्ग वो होता है जिसके परिवार की जो सालाना आय है, मासिक आय है, वो सरकार ने जो निर्धारित की है उससे कम है। कितनी है, क्या है, उसमें भी नहीं जाना हमको, क्योंकि हमें सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से समझना है। और अलाभित समूह में वो सारे व्यक्ति, जैसे कोई आरक्षित वर्ग का है, जैसे कोई दिव्यांग है, जैसे जिसके माता पिता युद्ध के अंदर जिनका देहांत हो गया, दिवंगत हो गए, इस प्रकार के जो विद्यार्थी है, कुछ इस तरह की असाध्य बीमारियों के जो पीड़ित लोग हैं, उनके जो पुत्र पुत्रियां हैं, वो सारे अलाभित समूह के अंदर आते हैं और दुर्बल वर्ग वो है। आइए 25% सीटें निजी विद्यालयों के अंदर ऐसे विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। कितनी सीटें? 25% सीटें। उसके बाद एक चीज है, ये जो सीटों का आवंटन है ये हमेशा प्रारंभिक कक्षा से ही होगा। कई बार विद्यार्थी इस चीज को नहीं याद कर पाते और गड़बड़ हो जाती है।
कथन का अभिप्राय प्रारंभिक कक्षा से कैसे सर? प्रारंभिक कक्षा से इस प्रकार से कि मान लीजिए कोई बच्चा 5वीं कक्षा में है और वो बोले कि मैं तो धारा 12 के तहत इस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने, एकलव्य जी हिंदी मीडियम का पोस्टर बताता हूं क्यों लिया है। प्रारंभिक कक्षा का कोई से जिस तरह से प्रावधान, और 5वीं कक्षा में अगर कोई बालक आके बोल दे कि मुझे एडमिशन दे दो इसके अंदर, तो संभव नहीं है। प्रारंभिक कक्षा से ही यह पॉसिबल है। एक चीज 25% सीटें, और प्रारंभिक कक्षा मतलब कौन सी? पहली कक्षा, क्योंकि पहली से 8वीं तक 6 साल की उम्र के बच्चे से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चे तक ये आपका आरटी जो है वो लगता है। माफ कीजिएगा, 6 साल से 14 साल तक, 6 to 14, 6 साल से 14 साल तक, और आपका पहली से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है वो किसी भी विद्यार्थी के ऊपर लगता है, देश के सभी नागरिकों के, सभी विद्यार्थियों पर। इसका जो खर्चा आएगा, जो पैसा लगेगा, उसकी प्रतिपूर्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। यह भी ध्यान में रखने की बात है। जहां पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है, ऐसे विद्यालय जो कहते हैं कि साहब हम तो पहली से पढ़ाते ही नहीं है, हम तो एलकेजी से पढ़ाते हैं, हम तो यूकेजी से पढ़ाते हैं, हमारे तो केजी और नर्सरी और इस तरह की क्लासेस हैं, तो उन विद्यालयों में भी यह लागू होगा। और उन विद्यालयों में कौन सी कक्षा से लागू होगा? वो जो एलकेजी यूकेजी वाली जो कक्षा है वहां से यह लागू होगा। ठीक है, उक्त कक्षा से। तो 3 चीजें हैं। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि इरफान साहब की तस्वीर यहां पर क्यों लगा दी? इरफान साहब बहुत अच्छे एक्टर रहे, हम बहुत बदनसीब हैं कि वो बहुत जल्दी चले गए। खैर, अभी इसके समझते हैं। उनकी एक फिल्म आई थी हिंदी मीडियम, आपने अगर वो फिल्म देखी हो तो उस फिल्म को आप धारा 12 से रिलेट इसलिए कर सकते हैं कि उसमें एक माता पिता गरीब बनकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, काफी पापड़ बेलते हैं। एंड में आपको ध्यान होगा तो लॉटरी निकलती है उसके अंदर, जिसमें इरफान साहब का एक बहुत शानदार स्पीच भी है एंड के अंदर, क्लाइमैक्स में। तो वो जो लॉटरी निकलती है, जो लॉटरी वाली जो व्यवस्था है, वो धारा 12 ही है कि ये जो 25% सीटों का जो आवंटन होता है, ये लॉटरी के जरिए ही होता है, लॉटरी के जरिए ही होता है। क्लियर आप सभी विद्यार्थियों को? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान जहां पर है, वहां पर यह आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लागू होगा। जहां पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है, वहां उक्त शिक्षा से ही व्यवस्था आपकी लागू होगी। 25% सीटों पर यह आवंटन है। तो धारा 12 को एक बार फिर से देखते हैं। धारा 12 प्राइवेट एजुकेशन की बात करती है। 25% सीटों का आवंटन है, जिसका खर्चा कौन उठाएगी? राज्य सरकार उठाएगी। और खर्चा उठाने के बाद अगर मान लो विद्यालय कह दे कि हमारे पहले नहीं, पहली से भी पहले कुछ क्लासेस चलती है, तो वहां भी ये अधिकार जो है उन बच्चों को, ये जो 25% सीटों का आवंटन जो है, ये उन बच्चों को मिल जाएगा। धारा 13 पे समझते हैं। धारा 13 कहती है प्रति व्यक्ति फीस लेने पर, प्रति व्यक्ति फीस को हम अंग्रेजी में जब बोलते हैं तो हम कहते हैं कैपिटेशन फीस। प्रति व्यक्ति फीस अगर कोई विद्यालय ले ले तो उससे जो शुल्क लिया गया है उस बच्चे से, उस शुल्क का 10 गुना जुर्माना उस विद्यालय पर या उसके प्रबंधन पर लगेगा। प्रति व्यक्ति फीस लेने पर जो जुर्माना लगेगा वो 10 गुना लगेगा। एक चीज। और प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा मैं आप लोगों के सहूलियत के लिए लिख रहा हूं। आरटीई ने जो टर्म यूज करी है वो अनुवीक्षण प्रक्रिया यूज करी है। अनुवीक्षण में आपकी प्रवेश परीक्षा भी हो सकती है। अनुवीक्षण के अंदर आपके हो सकता है बच्चों का इंटरव्यू ले लिया जाए। अनुवीक्षण के अंदर हो सकता है ऐसा हो जाए कि आपसे यह बोल दिया जाए कि बच्चों के माता पिता का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी चीजें वो सारी अनुवीक्षण के अंतर्गत आती हैं। कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था लेने पर यदि ये एक बात तो ये अलाउड ही नहीं है, धारा 13 कहती है कि ऐसा सिस्टम कर ही नहीं सकता कोई विद्यालय। दूसरी चीज, अगर ऐसा सिस्टम किसी विद्यालय ने किया, किसी बच्चे का इस प्रकार से एडमिशन लिया गया, उसको प्रवेश परीक्षा लगवा दी, इंटरव्यू वगैरह लगवा दिए, तो पहली दफा उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना है। पहली बार उसको उल्लंघन होते ही, पता चलते ही 25,000 रुपए का जुर्माना है। और प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए यह आरटीई जो है, शिक्षा का अधिकार है, उसके आधिकारिक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 25,000 रुपए देने के बाद भी अगर वो विद्यालय जो है वो ऐसी हरकतें करता रहे तो उसको 50,000 रुपए का जुर्माना हर बार देना पड़ेगा। ये जो मैं फैक्ट्स लिख रहा हूं, आप कोशिश कीजिए इनको कमेंट करने की। आप कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे आपको। उसी वक्त आप मोबाइल चलाकर तो बैठे ही हैं, कमेंट करते रहेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। तो धारा 13 कहती है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर ली गई फीस का 10 गुना जुर्माना,
और परीक्षा लिए जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना पहली बार, और दूसरी बार हो जाएगा तो 50,000 हर बार। धारा 14 पर आते हैं। धारा 14 कहती है कि भाई किसी भी बालक के पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं होने पर प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रमाण पत्र के लिए जो उस वक्त की जो सरकार जिस प्रकार से निर्धारित करेगी, जो विहित करेगी सरकार, वो सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, वो सारी उसके अंतर्गत आएंगी। क्या आएंगी? क्योंकि हम जानते हैं जब हम आरटी को पढ़ते हैं तो भारत ने तो आरटी दिया ही था, लेकिन राजस्थान भी 2011 में अपना आरटी लेकर आ गया था। तो ये जो चीजें जो देश के आरटी ने, भारत के आरटी ने कहा, भारत के आरटी ने जिन चीजों के बारे में कहा कि ये चीजें भाई सरकार अपने हिसाब से देख लो, सरकार का हेडेक है, तो उस हिसाब को समझते हुए राजस्थान के आरटी ने ये चीजें बताई कि अव्वल तो उस बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी ऐसा कोई प्रमाण पत्र मिल जाए जिससे पता चले कि उस बच्चे की उम्र कितनी है जब वो विद्यालय में आया। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो ये 3-4 चीजें और बता दी। क्या? अस्पताल अथवा दाई का अभिलेख। यदि उस बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है या किसी रजिस्टर्ड दाई ने उस बच्चे का जन्म करवाया है तो उसका कोई अभिलेख रिकॉर्ड मिल जाए। अभिलेख होता है रिकॉर्ड। आंगनबाड़ी का, उस क्षेत्र की जो आंगनबाड़ी है वहां का कोई रिकॉर्ड मिल जाए, और वो भी ना मिले तो माता पिता या अभिभावक का कोई शपथ पत्र मिल जाए कि भाई ये हमारा ही डाउनलोड किया हुआ है। तो इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट मिल जाए तो उस डॉक्यूमेंट की मदद से उस बच्चे को प्रवेश दिलवाया जाएगा, और किसी भी स्थिति में एनी हाउ दिलवाया जाएगा, मना तो किया ही नहीं जा सकता। ठीक है? किसी भी बालक के पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ये याद रखिएगा, धारा 14 कहती है। फिर रिवाइज करते हैं। 12 प्राइवेट शिक्षा की बात करती है, 13 फीस की बात करती है, आपकी एंट्रेंस एग्जाम की बात करती है जिसमें 10 गुना और 25,000 था। 14 धारा बात करती है प्रमाण पत्र की। ये सीधा पूछता है कि इसमें से कौन सी धारा में यह बात कही गई है कि प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में प्रवेश से इनकार कर दिया जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा धारा 14। धारा 15 पर आते हैं। धारा 15 कहती है कि किसी भी बालक को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में अथवा विस्तारित कालावधि में ही प्रवेश दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए जुलाई से स्कूल शुरू हुई, तो कोई बच्चा जुलाई में बच्चे ने एडमिशन ले लिया, दे दिया जाएगा। लेकिन स्कूल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जुलाई में ही इतनी जुलाई को ही आ जाए। स्कूल ने कह दिया कि भाई हमारा स्कूल जुलाई से शुरू हो रहा है, तो जुलाई से अगले इतने समय तक हमने कालावधि फिट कर रखी है, कितना टाइम हमने फिट कर रखा है, इस टाइम में अगर कोई इस टाइम में कोई आ जाए तो ठीक है। 2 चीज। लेकिन यह भी कहा गया है साथ में कि अगर उस वक्त भी कोई बच्चा नहीं एडमिशन ले पाए, मान लो कोई बच्चा उस विस्तारित कालावधि में भी एडमिशन नहीं ले पाए, तो उस स्थिति में भी उस बच्चे को पढ़ाई से मना नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी प्रवेश तो दिलवाया ही जाएगा। यह बात स्वयं धारा 15 में कही गई है। धारा 15 बात करती है प्रवेश की। 15 से 15 से प्रवेश। ऐसे छोटे छोटे न्यूमोनिक से आप धाराओं को याद कीजिए, बहुत सरल होती हैं ये धाराएं याद करने में, चुटकियों का खेल है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इसके बाद देश की आरटी ने एक बात कही थी कि यहां पर विस्तारित कालावधि क्या होगी हमें नहीं पता। जो राज्य अपने हिसाब से कानून बनाएंगे वो राज्य अपने अपने हिसाब से देख लो कि विस्तारित कालावधि क्या है। और जब भारत के आरटी के आधार पर राजस्थान ने अपना आरटी बनाया तो राजस्थान ने कहा कि हम विस्तारित कालावधि 6 माह मानेंगे, कि इस कालावधि में अगर कोई बच्चा प्रवेश लेता है कक्षा 1 से 8 तक, 6 से 14 वर्ष का बच्चा, तो उसको बिल्कुल प्रवेश दिया जाएगा। और अगर इसके बाद भी वो प्रवेश लेना चाहे तो ऐसा नहीं कि विद्यालय मना कर दे कि नहीं भाग जाए, ऐसे नहीं देंगे प्रवेश, उसको प्रवेश दिया जाएगा। धारा 15 क्लियर होगी। 15 प्रवेश की बात करती है, 6 माह जिसकी विस्तारित कालावधि है। ठीक है। धारा 16, धारा 16 कहती है ना तो किसी विद्यार्थी को कक्षा में रोका जाएगा और ना ही विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा। मतलब कहने का है कि ना तो कोई टाबर ने या कहता कि तू फेल होगो पाछो इमे पढ़, ऐसा नहीं होगा।
और ना ही उसको कह देंगे भाग यहां से, नहीं आज के बाद स्कूल में मत आना, शक्ल मत दिखाना अपनी, ऐसी स्थिति भी नहीं होगी। दोनों ही चीजें नहीं हो सकती, दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। विद्यार्थी को ना तो क्लास में रोका जाएगा और ना ही निष्कासित किया जाएगा। अब इसको अंग्रेजी में एक टर्म यूज करते थे हम, नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो आप। अब इसके कुछ नुकसान देखने को मिले बहुत पिछले 8-10 सालों में जब स्थितियां बिगड़ी। क्या नुकसान देखने को मिले? देखो, नुकसान ये देखने को मिला, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने टीवी में देखा होगा कि कई बार ऐसा आता है कि चौथी क्लास का बच्चा अपना नाम तक नहीं लिख पाता है, 5वीं क्लास के बच्चे ने तीसरी कक्षा का जो प्रश्न उसको करवाया गया तो सही नहीं कर पाया, 6ठी क्लास का बच्चा जो है वो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो ऐसे आपने विज्ञापन देखे होंगे कि कहां जा रही है देश की शिक्षा, फलाना डिमका, ये वो। तब सरकार को लगा यार इसको बदलते हैं। और अब ध्यान से सुनना, रीट के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली ही साल 2019 में ही देश की सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन किया भाई? टीएसआर सुब्रमण्यम साहब की एक वो थी, टीएसआर सुब्रमण्यम साहब की एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में टीएसआर सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि यार बच्चों को आप 8वीं तक फेल नहीं कर रहे। स्थिति ऐसी है कई विद्यालयों में कि आप सीधा सीधा उसमें लिख रहे हो कुछ ना कुछ, और उस 8वीं कक्षा में जब वो बच्चा फेल नहीं हो रहा है तो उसके बाद ये स्थितियां बन रही है, ये दिक्कतें आ रही हैं उसके बाद कि बच्चे को 9वीं कक्षा में आने के बाद एक तो वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं क्योंकि उसने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं, तो 9वीं में वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, और दूसरा अगर वो पढ़ाई नहीं भी छोड़ रहे हैं तो वो किसी काम की नहीं है उनके पढ़ाई। तब पिछले वर्ष सरकार ने इसके ऊपर विचार किया, विमर्श किया और इसमें संशोधन किया, और संशोधन का नाम है शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। यह संशोधन 1 मार्च 2019 से पूरे देश में लागू हो गया। 1 मार्च 2019 से पूरे देश में लागू हो गया, और 11 जनवरी को राजपत्र में इसे प्रकाशित भी किया गया था। मतलब राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? ये 11 जनवरी को। आम जनता के लिए कब अस्तित्व में आया? ये 11 जनवरी को। और देश के विद्यालयों में कब ये लागू हुआ? विद्यालयों में कब लागू हुआ? ये लागू हो गया पिछली साल 1 मार्च 2019 को ये लागू भी हो गया। याद रखिएगा, विद्यालयों में राजपत्र में आया 11 जनवरी को, 1 मार्च को ये लागू हो गया। ठीक है, अब आगे सुनिए क्या कहता है ये संशोधन। ये संशोधन कहता है कि देखो ठीक है, आप कह रहे हो बच्चों को फेल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो एक काम करो, 2 क्लासों को पकड़ लो, कक्षा 5, कक्षा 8। इन क्लासों की वार्षिक परीक्षा में अगर कोई बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाए, साल के अंत में जब परीक्षा लगी तो बच्चा अगर इन कक्षाओं में फेल हो जाए, तो 2 महीने में उस बच्चे की वापस एग्जाम ली जाएगी। याद रहेगा, कक्षा 5, कक्षा 8, इन 2 कक्षाओं में अगर बच्चा वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहेगा तो 2 महीने के बाद उसकी वापस परीक्षा ली जाएगी। वो जो परीक्षा ली जाएगी उस बच्चे की, उस परीक्षा की तैयारी विशेष प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय करवाएगा उस बच्चे को तैयारी। विशेष प्रशिक्षण द्वारा उस बच्चे को तैयारी करवाएगा विद्यालय। ठीक है, विशेष प्रशिक्षण कितना होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है तो, अदरवाइज फिर मैं बताता हूं विशेष प्रशिक्षण कितना होता है, कितना, क्योंकि विशेष प्रशिक्षण के लिए भी भारत के आरटी ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया। राजस्थान के आरटी ने कह दिया कि हम विशेष प्रशिक्षण को इतना मानेंगे। आइए, उस विशेष प्रशिक्षण द्वारा वो पुनः परीक्षा उस बच्चे की ली जाएगी, और अगर उस पुनः परीक्षा में भी बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समुचित सरकार विद्यालय को यह अनुमति दे सकती है कि बेटे इसको अगर वापस उस क्लास में पढ़ाना है तो पढ़ने दो, वापस उस क्लास में उस बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ने दो, वापस उस क्लास में अगर वो बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ने दो। ठीक है, समुचित सरकार यह अनुमति देगी। यह बात कहता है धारा 16 का संशोधन जो 2019 में हुआ था। क्लियर है, याद रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, धारा 16 के बाद धारा 17 पर आते हैं। धारा 17 का मतलब है खतरा। 17 का मतलब याद रखो, खतरा। खतरा क्या? कि भाई बालक को ना तो शारीरिक दंड दोगे और ना ही मानसिक दंड दोगे। आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, यानी गराणा से लड़ाओ और फिर बा लड़ाई काटो टावरा को ऊपर बाना कूटा लाग जाओ, या मत कर जो। तो ये बच्चों को ना तो आप शारीरिक दंड दे सकते हो ना मानसिक दंड दे सकते हो। ये खतरा है आप लोगों के लिए। और ये खतरा कैसे है? ये खतरा है आपके लिए क्योंकि आपको धारा 17 में ये बात कही है। धारा 17 में बात कही है, इसलिए ये खतरा है, याद रखना। ठीक है, शारीरिक और मानसिक दंड बच्चों को नहीं दिया जा सकता, ये धारा 17 में कहा गया है। फिर आते हैं धारा 18 में। धारा 18 बहुत सी बातें कहता है कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय जो है उसकी स्थापना नहीं की जा सकती और ना ही वो विद्यालय बिना मान्यता के चल सकता है। दो चीजें, ठीक है, बिना मान्यता के ना तो स्थापना की जा सकती है ना ही विद्यालय चल सकता है। और मान्यता मान लो उस विद्यालय से ले भी ली जाए, मान्यता उस विद्यालय की समाप्त भी कर दी जाए, तो भी उसके पश्चात वो विद्यालय जो है वो संचालित नहीं किया जा सकता। अगर कोई विद्यालय ऐसा कर दे तो, अगर कोई विद्यालय मान लो ऐसा कर जाए तो फिर पहली चोट तो विषय 1 लाख रुपया को जुर्मानो लेशा। सबसे पहले उस विद्यालय से 1 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट स्कूल हैज टू पे दैट पर्टिकुलर, जिसको भी आप पेनल्टी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ऑफ 1 लाख रुपीज। नंबर एक चीज। उसके बाद भी मान लो स्कूल है, ढीठ है, सोचे कि नहीं दे दिए 1 लाख रुपए चलने दो, तब भी इसमें एक सिस्टम दिया गया है कि प्रति कार्य दिवस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में यहां पर बोल रहा हूं, बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं, याद होते हुए भी इस चीज को भूल जाते हैं कि 1 लाख रुपए देने के बाद भी अगर विद्यालय ऐसी हरकतें करे, विद्यालय चल रहा है गैर कानूनी तरीके से बिना मान्यता के, तो प्रति कार्य दिवस उस विद्यालय को 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। प्रति कार्य दिवस का मतलब जिस दिन विद्यालय लगा, जिस दिन विद्यालय में कार्य हुआ। जैसे कुछ विद्यार्थी कई बार कहते हैं कि सर 15 अगस्त को छुट्टी होती है, उस दिन जुर्माना देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। स्कूल तो लगता है 15 अगस्त को, छुट्टी है तो है, उस दिन झंडारोहण होता है, सब विद्यार्थी आते हैं, बच्चे आते हैं, लड्डू खाते हैं, तो इसलिए जुर्माना इस तारीख को देना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, जो जुर्माना है वो प्रतिदिन नहीं है, डेली का नहीं है, प्रति कार्य दिवस है। जिस दिन कार्य होगा उस विद्यालय में उस दिन जुर्माना लगेगा। ये धारा 18 कहती है। तो धारा 18 कहती है एक तो बिना मान्यता के विद्यालय चलेगा नहीं, मान्यता हट जाने के बाद, लिए जाने के बाद भी विद्यालय नहीं चलेगा। और उन दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, अगर ऐसा चल रहा है गैर कानूनी ढंग से, अगर विद्यालय चल रहा है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना तो पहले लिया जाएगा, और उस 1 लाख देने के बाद भी अगर विद्यालय चलता है तो 10,000 रुपए प्रति कार्य दिवस उस विद्यालय को देने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। धारा 18 के बाद हम समझते हैं धारा 19 को। देखिए दोस्तों, धारा 19 और धारा 25, इनमें कुछ टेबल हैं जो कानून का भी जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट है उसमें कानून के बाद में ही लिखी गई है। उस टेबल को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हाल समझते हैं कि धारा 19 में है क्या। धारा 19 विद्यालय के मानक, विद्यालय के भवन के मानकों पर बात करती कि विद्यालय का भवन कैसा होना चाहिए। और धारा 19 कहती है कि धारा 18 के अंतर्गत, देखिए कानून ने जो सीधी लैंग्वेज लिखी है, मैं वो सीधी लैंग्वेज आपको पढ़ के बता रहा हूं। मदीना खान जी, पर डे 10,000 नहीं है, अभी आपका कमेंट मैंने पढ़ा, इट इज पर वर्किंग डे 10,000 रुपीज। प्लीज गाइज, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, पर वर्किंग डे इट इज 10,000 रुपीज। आइए, धारा 18 के अंतर्गत किसी विद्यालय को तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक वो धारा 19 के मानकों पर खरा नहीं उतरे। धारा 19 के मानकों पर खरा नहीं उतरे। और एक बात कही है कि पूर्व में मान लो कोई विद्यालय चल रहा है, पूर्व का मतलब जिस दिन ये कानून अस्तित्व में आया था, जिस दिन ये कानून लागू हुआ था, जिस दिन सब विद्यालयों को अपने अपने सिस्टम बनाया था, उस वक्त अगर कोई विद्यालय चल रहा था पहले से और उस विद्यालय का छापा तो चाल रहे, आप भी आरटी के अंतर्गत रजिस्टर हो जावा, तो क्या कहा गया
कि उस विद्यालय को धारा 19 के मानक, अगर धारा 18 के तहत मान्यता चाहिए उसको, तो उस विद्यालय को 19 के मानकों को 3 वर्ष की अवधि में अपने खर्चे पर लागू करना पड़ेगा। समझ गए कि धारा 18 के तहत अगर विद्यालय को मान्यता चाहिए तो 19 के मानक उसे पूरे करने पड़ेंगे। नए विद्यालय को स्थापना अगर होनी है, और कोई पहले से विद्यालय चल रहा है और सोच रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन ले लूं, मैं विद्यालय के लिए मेरा सर्टिफिकेट ले लूं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 3 साल लगेंगे। 3 साल के अंदर अंदर अगर वो धारा 19 की सारी जो उसमें शर्तें हैं उनको अपने खर्चे पर पूरा कर देता है तब तो ठीक है, अदरवाइज जाओ। ठीक है, क्लियर। धारा 18, 19 दोनों लिंक। और क्या है इसके मानक, इसको हम टेबल में देखेंगे अभी अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टेबल से ही प्रश्न आए हैं ज्यादातर रीट के अंदर। आइए अब बात करते हैं धारा 20 की। धारा 20 कहती है कि धारा 19 और धारा 25 दोनों में जो अनुसूचियां दी हुई है, दोनों में जो टेबल बनी हुई है, उस टेबल में जो बात कही गई है, उस बात को परिवर्तन करने का, उस बात में बदलाव करने का, उस बात में संशोधन करने का, उस बात में अमेंडमेंट करने का, उस बात में एडिटिंग करने का एक सूत्रीय अधिकार, एकल शक्ति अगर किसी के पास है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है। धारा 19 में जो हम टेबल अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, धारा 19 के बाद अगर धारा हम माफ कीजिएगा धारा 25 में जो हम टेबल पढ़ेंगे, उसमें जो जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो जो बात कही गई है, उसमें परिवर्तन का अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। धारा 20 के बाद बढ़ते हैं धारा 21 पे। एक बार धारा 20 तक वापस रिवाइज कर लेते हैं, एकदम क्विक फास्ट एकदम। धारा 12 कह रही थी प्राइवेट स्कूल 25% व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार, और व्यय की प्रतिपूर्ति अगर किसी स्टेट राज्य में किसी स्कूल में मान लो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात है तो वहां से। 13 बात कर रही थी प्रवेश परीक्षा की। 14 बात कर रहा था आपका जो प्रवेश के लिए जो प्रमाण पत्र है उसकी जरूरत नहीं है। 15 बात कर रही थी प्रवेश की कालावधि की। 16 बात कर रही थी बच्चों को फेल किस हिसाब से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या सिस्टम है। 17 बोलता है खतरा। 18 बोलता है विद्यालय के मानक। 19 बोलता है क्या क्या है वो मानक, माफ कीजिएगा 18 बोलता है मान्यता कैसे मिलेगी, 19 बोलता है विद्यालय के मानक, और 20 बात करता है सूची के अंदर जो संशोधन है उसकी शक्ति सिर्फ केंद्र के पास है। आइए धारा 21 को समझते हैं। धारा 21 कहती, क्योंकि धारा 21 में कुछ वर्ड्स हैं जो सीधे सरकार के स्टेटमेंट से हम ले रहे हैं। स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता पिता और संरक्षकों में निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसको हम एसएमसी कहते हैं, जिसको हम विद्यालय प्रबंधन समिति कहते हैं, ऐसी समिति का निर्माण करेगा। स्थानीय प्राधिकारी कौन करवाता है इसका निर्माण? स्थानीय प्राधिकारी करवाता है, और इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता पिता और संरक्षकों और शिक्षकों में से भी जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर एसएमसी का निर्माण करेगा। अब इस एसएमसी की का कुछ खासियत है जिसको आप याद रखिएगा। क्या है इसकी खासियत? कि इसमें 3/4 अभिभावक या संरक्षक होंगे। 3/4 विल बी पेरेंट्स और गार्जियंस, जो भी उस व्यक्ति के रजिस्टर्ड पेरेंट्स या गार्जियंस हैं। दूसरी बात कही कि दुर्बल वर्ग और आपका अलाभग्रस्त समूह, दोनों वर्ग, दुर्बल और अलाभ दोनों, उनके माता पिता को भी पूरा उसमें जो है उनका स्थान होना चाहिए, पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और तीसरी बात, मदर्स डे भी है आज, याद इससे भी रख सकते हो कि 50% उस एसएमसी में महिलाएं होंगी। 50% उस एसएमसी में महिलाएं होंगी। तो एसएमसी की जो कार्यकारी समिति राजस्थान में बनती है उसमें 16 सदस्य होते हैं। अभी हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना सा समझेंगे 16 सदस्य होते हैं तो महिलाएं कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। 50% सदस्य महिलाएं, 3/4 उसमें अभिभावक, और बाकी जो दुर्बल वर्ग, अलाभग्रस्त ऐसे जो समूह हैं उनका भी पूरा प्रतिनिधित्व इसमें होता है। भारत के आरटी ने जो विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्तव्य बताए हैं उनको देख लेते हैं। क्या कहा है? विद्यालय के कार्य को मॉनिटर करना। क्या करना?
मॉनिटर करना। यहां एकदम ध्यान से देखना, यहां पर कुछ लिख रहा हूं मैं, विद्यालय के कार्यों को मॉनिटर करना। एम, एक चीज, योजना का निर्माण करना, स्कूल डेवलपमेंट, आपकी जो योजना है, पॉलिसी जो है, स्कूल डेवलपमेंट पॉलिसी, उसका निर्माण करना। तो एसएमसी का दूसरा आपका क्या जो कर्तव्य है, पहला कर्तव्य आपका क्या है एसएमसी का? विद्यालय के कार्यों को मॉनिटर करना। दूसरा एसएमसी का काम है विद्यालय विकास की जो योजना है, स्कूल की जो डेवलपमेंट की योजना है, तो स्कूल का मैं एस यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, स्कूल का मैं एस यहां पर ले लेता हूं। फिर कहा गया सरकार की तरफ से अगर कोई ग्रांट मिल रही है, चाहे किसी भी स्रोत से, चाहे सरकार से, चाहे प्राधिकारी से, चाहे प्राइवेटली, अगर कोई ग्रांट मिल रही है, अनुदान मिल रहा है, अनुदान का मतलब क्या होता है? पैसा, कैश, कैश मतलब सी, वो मिल रहा है, तो उसको भी अगर वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इसको भी मॉनिटर करना। क्या बन गया? एसएमसी। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, एसएमसी के कर्तव्यों को याद कर सकते हो। एसएमसी के कर्तव्य अपने आप में एसएमसी ही होते हैं। एस से स्कूल की विकास योजना बनाना, एम से स्कूल में जो काम हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना, सी से स्कूल में जो कैश आ रहा है, जो अनुदान आ रहा है, वो सही से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको देखना। और फिर क्या है, ऐसे अन्य कृत्य जो दिए जाएं, विहित करे जाएं, ये सिंपल सा होता है, सभी जानते हैं, उनका पालन करना। ठीक है, क्लियर रहेगा सबको? आगे बढ़ते हैं, धारा 22 को समझते हैं कि साहब ये विद्यालय विकास योजना क्या होती है। तो भारत के आरटी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, भारत के आरटी ने ऐसी कोई बात नहीं की कि विद्यालय विकास योजना कितनी होनी चाहिए, क्या उसकी डेट होनी चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। उसने तो सिंपली कहा कि एक विद्यालय के विकास की एक योजना बनाने का जो गठन करने का प्रावधान है वो धारा 22 में लिखा हुआ है। लेकिन राजस्थान का जो आरटी था उसने फिर इसको क्लियरली डिफाइन किया कि हम जब राजस्थान में एसएमसी के तहत जब हम विद्यालय विकास योजना बनाएंगे तो वो योजना क्या होगी। उसने कहा कि विद्यालय विकास योजना एक 3 वर्ष की योजना होगी। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। भाई विद्यालय विकास योजना 3 शब्द हैं तो 3 वर्ष की योजना, और इस 3 वर्ष की योजना में 3 वार्षिक उपयोजनाएं होंगी। इस 3 वर्ष की योजना में 3 वार्षिक उपयोजनाएं होंगी। 3 वार्षिक उपयोजनाएं होंगी, एक 3 वर्ष की योजनाएं हैं, योजना होगी जिसको विद्यालय विकास योजना कहते हैं। धारा 23 पे आते हैं। धारा 23 कहती है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निलंबन और शर्तें वर्णित हैं। देखिए, हम सामान्य भाषा में जब बात करते हैं तो अर्हता को योग्यता मान लेते हैं कि योग्यता अर्हता होती है, होती भी है, लेकिन कुछ बहुत माइन्यूट लेवल पर जब हम बात करें तो अर्हता को योग्यता से थोड़ा सा अलग किया जा सकता है। जैसे आपने अपने स्तर पर बीएड करी, आपने जो आपकी बीएससी की, या आपने जो एग्जाम, जो आपका क्वालिफिकेशन थी वो आपने ली, तो ये आपकी योग्यता है कि आप इस देश के, इस राज्य के जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें शिक्षक बनने के लिए काबिल हो, योग्य हो। लेकिन क्या आपको शिक्षक लगाया जा सकता है? नहीं। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए रीट की एक परीक्षा होगी, जिस रीट की परीक्षा को आपको क्लियर करना होगा। तो उस रीट की परीक्षा को क्लियर करना एक तरह से आप अर्हता समझ सकते हो, और आपकी बीएड करना या आपके बाकी बीएससी करना, वो जो भी चीजें हैं उनको आप योग्यता समझ सकते हो। सुमन सेन जी कह रही हैं उपयोजना क्या है? सुमन जी, योजना के अंदर एक योजना, जैसे 3 साल की तो टोटल योजना बन गई, और उस 3 साल की योजना के अंदर आपने एक साल की उपयोजना बना ली। कैसे? इसको आप इस तरह से समझो। मान लो एक विद्यालय ने एक पूरी योजना बनाई कि 3 साल के अंदर विद्यालय का जो भवन है उसको बढ़िया जीर्णोद्धार करेंगे, तो ये तो आपकी होगी योजना। पहले साल के अंदर तो प्लास्टर करवाएंगे, ये उसके अंदर एक उपयोजना है। दूसरे साल में अपन उसमें कड़ी करवाएंगे, दूसरी उपयोजना, और तीसरे साल में कड़ी करवा के ऊपर उसमें अपन नाम लिखेंगे। इस तरह से आप एक सरल भाषा में समझ सकते हो, सरल तरीके से एकदम आप समझ सकते हो। तो ये 3 वर्ष की, आ जाइए 23 में वापस आ जाते हैं कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए अर्हता जो है वो इसमें वर्णित है। फिर आरटी कहता है कि अगर किसी राज्य में ना तो पर्याप्त शिक्षक हो, ना मान लो उस राज्य के अंदर ऐसा बोर्ड हो, ना उस राज्य के अंदर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, ये इतनी सारी चीजें अगर किसी विद्यालय में मान लो दिक्कत है, नहीं हो पाती हैं, समस्या है उस विद्यालय में या उस राज्य में, तो आरटीई कहता है, केंद्र सरकार कहती है कि वहां न्यूनतम जो अर्हताएं हैं, न्यूनतम अर्हताएं हैं उनको शिथिल किया जा सकता है।
कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष के लिए शिथिल किया जा सकता है, मतलब 5 साल के लिए रिलैक्सेशन कर दिया अगर वहां पर ऐसी दिक्कत है, वहां पर ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है तो। दूसरी बात इसमें कही गई, दूसरी बात इसमें क्या कही गई? दूसरी बात दोस्तों एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जो गणित की कक्षा है आप लोगों की वो 1 बजे आएगी। मैथ्स की जो क्लास है आपकी वो 1 बजे आएगी। मैथ्स की क्लास जो आज आने वाली थी, मैंने अभी अभी जो आपको बताया था, वो 1 बजे आएगी, तो आप जरूर उस क्लास को देखिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। थैंक यू मनीष जी। ठीक है, मैथ्स की क्लास 1 बजे आएगी, ध्यान रखिएगा। धारा 23 में थे, फिर से रिवाइज करते हैं। धारा 23 कहती है कि मास्टर बनबा ताई के चीज कोई राज्य मचाए सी बेसारी। धारा 23 में आपा लिखा भी के हिसाब से भी स्टेट में कोई टाबर मास्टर बनाएगो, नहीं तो कौन बनाएगो, पहली बात। और उसके बाद इसने कहा अगर मान लो किसी राज्य में, किसी स्टेट के अंदर, किसी स्टेट में ऐसी दिक्कत हो, ऐसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो, वहां पे अगर टीचर अवेलेबल नहीं हो, वहां पे बोर्ड अवेलेबल नहीं हो, वहां पे प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अगर नहीं हो, तो उस स्थिति में, उस व्यवस्था में, उस वस्तु स्थिति में 5 साल के लिए छूट दे दी जाएगी। कभी मास्टर को नहीं, कोई बात को नहीं, छूट दे दो। अब ऐसा कोई शिक्षक वहां पर हो, भाई छूट देंगे मतलब क्या, कोई और शिक्षक पढ़ाएगा वहां पे, मतलब पात्रता की परीक्षा में अपने छूट दे दी। लेकिन अगर कोई ऐसा शिक्षक उस वक्त जहां पर पढ़ा रहा है जिसके पास वो योग्यताएं नहीं है, तो उस शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि वो 5 वर्ष के अंदर अंदर वो योग्यता, वो अर्हता अर्जित कर ले। अब योग्यता अर्हता अर्जित करने का मतलब ये नहीं है कि पहली क्लास कमाए ने पढ़ा टाबरना आप 10वीं वाला ने भेज दिया कलर जा पढ़ा रहा टाबराना, ऐसे नहीं। कुछ स्टैंडर्ड तो होगा ही ना कि आपने मान लो बीएड कर रखी है लेकिन एग्जाम नहीं हो रही, तो आप इस व्यवस्था के तहत आप पढ़ लो ये चीज, ठीक है। सिस्टम आई समझ में बात? धारा 23 समझ में आ गई बात? बच्चों के मतलब शिक्षक के जो एडमिशन है, शिक्षक की जो पात्रता है, वो सारी इसमें वर्णित है। क्या रहेगी, कैसे निलंबन होगा, क्या शर्तें हैं उसकी, क्या न्यूनतम अर्हताएं हैं, अगर न्यूनतम अर्हताएं शिक्षक के पास नहीं है तो उसको थोड़े दिन के लिए रिलैक्स कर दिया जाएगा। नगर जी अर्हता मैंने अभी अभी बताई थी। अर्हता क्या होती है? अर्हता का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने बीएड कर ली है तो आपकी योग्यता है, और आपने रीट क्लियर कर ली है आपकी अर्हता है। ये बहुत सरल है, ठीक है। आ जाओ, अरे आ जाओ पास आ जाओ यार। तो किसी राज्य में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल किया जाएगा और 5 वर्ष में ऐसे किसी व्यक्ति को अर्हता अर्जित करनी पड़ेगी। अब यह है धारा 24। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, इस पूरी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई धारा है तो वो ये धारा है, धारा 24, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि रीट में अगर उसको कुछ भी नहीं सूझा, परीक्षा के क्वेश्चन बनाने वाले हमारे जो परीक्षक हैं उनको कुछ भी नहीं समझ में आया, तो धारा 24 का क्वेश्चन टेक देगा वो। तो इसको तो याद कर लो, रट लो, दिमाग में फिट कर लो। आ जाओ राजेंद्र जी, 7 अध्याय होते हैं, 38 धाराएं होती हैं। आ जाओ धारा 24 पे। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम कमेंट देखूं, अदरवाइज थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। आइए, 24 में बताई गई है शिक्षकों की जितनी भी कर्तव्य हैं। जिस अध्याय 4 का नाम शिक्षकों का कर्तव्य है, शिक्षकों का उत्तरदायित्व है, वो अध्याय 4 की सारी बातें धारा 24 में वर्णित है। जिस अध्याय की बात हम पढ़ रहे हैं, जो अध्याय कहने का मतलब है, अरे भाई जो रीट का मायने आरटी को सिलेबस है ना, वो सिलेबस आधारा है, समझ गए? आ जाओ। धारा 24 कहती है शिक्षकों के कर्तव्य। क्या है कर्तव्य? पहली बात तो शिक्षक को नियमित उपस्थित होना है विद्यालय में और समय का पालन करना है। नियमित उपस्थित होना है और समय का पालन करना है, ठीक है। टाइम पर आना है और टाइम पर जो भी आपका जो काम, जो शेड्यूल है, जैसे 7 बजे क्लास है, 12 बजे पहुंच रहे हो, ठहर 2 बजे पाछा टूले आया, यह नहीं होना चाहिए। टाइम जो है उस वक्त आओ। दूसरी बात कह रही है कि धारा 29 के तहत
कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो पढ़ाई नहीं है, आप 29 लिख लिया है सर, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। धारा 29 बात करती है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या बच्चों का पाठ्यक्रम होना चाहिए। वो पाठ्यक्रम संवैधानिक मूल्यों के ऊपर आधारित होना चाहिए, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसमें भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, उसमें बच्चे की उम्र के हिसाब से बातें होनी चाहिए। ये सब चीजें हम इसमें लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो इस पाठ्यक्रम के आधार पर जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य पुस्तकें बनी हुई हैं, वो सारी चीजें आपको पूर्णतः सही से तो संचालित करनी है और उनको टाइम पर पूरा करना है। दोनों बात याद रहेगी, संचालित भी समय पे करनी है और पूरा भी उनको करना है। देखो अभी हम ये बहुत महत्वपूर्ण धारा पढ़ रहे हैं। अगर कोई आपके साथी दोस्त जिनको आपको लगता है कि इस क्लास से जुड़ना चाहिए, प्लीज आप उनको शेयर कर दीजिए। आ जाइए, तो धारा 29 की उपधारा के अनुसार जो पाठ्यक्रम उसको टाइम पर पूरा करना है। 2, टाइम पर पाठ्यक्रम को पूरा करवाना है, यह ध्यान रखना। यहां कोने की 6ठी क्लास चल रही है 3 साल तक, किताब ही पूरी को नहीं हो रही, यह ध्यान रखना आप। तो टाइम पर पाठ्यक्रम पूरा करवाना है और सही से पूरा करवाना है और पाठ्यक्रम में जो पढ़ा गया वो पूरा करवाना है। मान लो आप टीचर बन जाओ और फिर सोचो कि यार एक काम करें, ये आरटी याद नहीं आ रही, तो बच्चों को बिठा लिया, 5वीं क्लास के बच्चों को आओ 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 आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा देता हूं मैं, थोड़ा मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो उस बच्चे के पाठ्यक्रम में लिखी हुई है वो बात पढ़ानी है और जितना समय उस बच्चे को निहित है, अनिवार्य है, उस समय में उस पाठ्यक्रम को पूरा करवाना है। फिर बालक के शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना कि बालक जो है वो शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, क्या उसको दिक्कत आ रही है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो पता करना। और अगर उस बालक को अतिरिक्त शिक्षा की जरूरत है, if a student requires additional education, additional teaching, additional nurture, additional care, then it is your duty that you have to provide that student all those things. अगर किसी बच्चे को जो आपने पढ़ाया, मान लो उसको समझ में नहीं आया कि सर आज जैसे आरटी आपने आज पढ़ाई मेरे समझ में नहीं आ रही, सपोज करो, तो कल थोड़ा सा 15-20 मिनट और पढ़ा देना, कल जब पढ़ाओ तो इस तरह से अगर कोई बच्चा कहे तो उसकी उन जरूरतों को, उन शिकायतों को, उन आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। यह भी उस शिक्षक का ही दायित्व है, कर्तव्य है। ठीक है। 5वां कर्तव्य कहता है कि माता पिता के साथ नियमित बैठक करना। नियमित बैठक करने का मतलब ये नहीं कि उन माता पिता को बुला के बताएगा और बताओ क्या चल रहा है घर में। नियमित बैठक करने का मतलब उस बच्चे के बारे में कोई बातचीत हो तो वो उसको करना। ठीक है। और 6ठा है कि विहित किए गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना। जो कर्तव्य, अन्य कर्तव्य जो हैं उस बच्चे के, उन कर्तव्यों का, माफ कीजिएगा, उस शिक्षक के जो अन्य कर्तव्य हैं, जो काम उस शिक्षक का है, उस काम का पालन करना, उन कर्तव्यों का पालन करना। तो ये 6 कर्तव्य हैं जिन पर मैक्सिमम सवाल बनते हैं और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो उसमें दी गई है। देखो, पहली बात टाइम पर आना, टाइम पर आपको जो काम दिया जाए उसको पूरा करना, पाठ्यक्रम जो निर्धारित है उस पाठ्यक्रम को पूरा करना, पाठ्यक्रम जो निर्धारित है उस पाठ्यक्रम को पूरा करना, उस पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना। ऐसे नहीं कि चल रही है गाड़ी, पूरा ही नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है, रीट होने को आ गई, अभी शिक्षा मनोविज्ञान की पहली यूनिट कंप्लीट नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद माता पिता के कोई से को बच्चे के बारे में बताना कि भाई इस बच्चे को ये दिक्कत है, गणित सही से नहीं पढ़ता है, इंग्लिश सही से नहीं पढ़ता है, टाइम पर नहीं आता है, ऐसी जो दिक्कत आ रही है माता पिता को बताना। बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में कुछ और दिक्कत आ रही है, तो उन सारी दिक्कतों को पूरा करना। और फिर विहित किए गए अन्य कर्तव्यों को, जो कोई और अन्य काम उसको दिए गए हैं, कुछ और अन्य बात जो उस बच्चे को कही गई है, दी गई है, वो उसमें उस बच्चे को कहना, उस बच्चे से वो सारे काम करवाना। मेरे को एक बात याद आती है, मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। ये विहित किए गए कर्तव्यों का मतलब ये है कि एक बार एक मास्टर जी स्कूल का मायने गया, स्कूल का ही मास्टर जी, हाँ, प्रिंसिपल साहब से ने बुलाया, बोला भाई ये देखो अपने स्कूल में जो है वार्षिक उत्सव होगा, जो इमा आपने काम करना है। फिर एक मास्टर जी को पूछा, भाई वार्षिक उत्सव में गुरुजी, एक गुरुजी से पूछा उस प्रिंसिपल साहब ने, जो हेडमास्टर साहब थे, तो भाई गुरुजी वार्षिक उत्सव में जो गेस्ट आओगा बाको ध्यान रख ले शो। बोले ना। तो टाबर जगह डांस वांस करेगा बाको ध्यान रख ले शो। बोले ना। तो जो कि कुर्सी टेंट टांट बन जाएगा बाको ध्यान रख ले शो। बोले ना। तो क्या फिर कर शो के? बोले जिम्मत हो बतावा आया हूं कि मेरा भी सर बना रहे जो।
तो ऐसे नहीं करना है। वहां पे कोई कार्य आपको दिया गया है, उस कार्य को आपको पूरा करना है। यह शिक्षक के कर्तव्य हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने प्रयास किया कि बहुत सरल सहज भाषा में मैं आपको यह बता पाऊं ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैंने ये आपको इस प्रकार से बताने की कोशिश करी है। आइए धारा 24 के बाद हम पढ़ते हैं धारा 25 को। 25 से पहले 24 में एक और बात कही गई है। वो कहते हैं कि अगर शिक्षक अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करे, यह काम की बात है, ध्यान से सुनना, अगर कोई शिक्षक अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करे तो उस शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी कि उस शिक्षक के खिलाफ। और ऐसा नहीं है कि कार्यवाही सीधी हो गई, उस कार्यवाही से पहले उस शिक्षक को पूरी सुनवाई का भी मौका दिया जाएगा। कहे हाँ भाई बता भाई तेरे बारे में ऐसी बात आई है, तू करो कि यहाँ करो, कौन करो? बोला हाँ हाँ मैं तो कौन करो, वो वाली बात है। और शिक्षक की शिकायतें जितनी भी हैं, मान लो शिक्षक के खिलाफ कोई शिकायत आ गई या उस शिक्षक को भी खुद कोई शिकायत आ गई कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है, परेशान हो रहा हूं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उस सारी शिकायतों को भी दूर करना। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? सेवा नियमों के अंतर्गत शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, सुनवाई का उसको मौका दिया जाएगा और उसकी खुद की भी अगर कोई शिकायत है तो वो भी सुनी जाएगी। आ जाओ धारा 25। धारा 25 बात करती है छात्र शिक्षक अनुपात पर। छात्र और शिक्षक के जो अनुपात हैं उसके ऊपर धारा 25 बात करती है। क्या कहती है धारा 25? कि अधिनियम जिस दिन प्रारंभ हो गया, अधिनियम जिस दिन शुरू हुआ, उससे 3 वर्ष के अंदर अंदर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, जो लोकल अथॉरिटी है वहां की, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सूची के अनुसार, जिस सूची को मैंने अभी बताया ना, इस सूची को अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इस सूची के अनुसार विद्यालय में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है, जो रेशियो है उनका, वो बना रहे। यह बात कौन सी धारा कहती है? धारा 25। तो याद रखना, छात्र शिक्षक अनुपात कौन सी धारा में है? धारा 25 में। ठीक है, याद रहेगा धारा 25 सबको? अरे बोलो, धारा 25 मतलब छात्र शिक्षक अनुपात, और धारा 24 मतलब विद्यालय में उसके शिक्षकों के कर्तव्य। धारा 23 मतलब कि शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी। धारा 22 मतलब विद्यालय विकास योजना कब आएगी। धारा 21 मतलब एसएमसी का गठन कब होगा। और धारा 20 मतलब जो 19 में बात कही गई है, जो 25 में बात कही गई है, वो उसकी सूची में परिवर्तन का जो नियम है, जो अधिकार है, वो सिर्फ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, आइए 25 के बाद हम धारा 26 को समझते हैं। 26 क्या कहती है? कि नियुक्ति प्राधिकारी शब्द जो है वो आपका आरटी ने यूज किया है। कंफ्यूज मत होना नियुक्ति प्राधिकारी के लिए। नियुक्ति प्राधिकारी का मतलब है वो सिस्टम, वो बोर्ड, वो कमीशन जो टीचरों की नियुक्ति करता है। जैसे आरपीएससी हो गई, जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, जो भी बोर्ड है, जैसे सीटेट में सीबीएसई हो गई, ये जितनी भी चीजें हैं आप एक बार समझिए, है ना। तो नियुक्ति प्राधिकारी का यह काम है कि समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में कोई भी विद्यालय हो, मतलब कोई भी उस राज्य का विद्यालय हो, पहली चीज तो उस विद्यालय में शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो टाइम पर हो, नंबर 1। शिक्षकों की नियुक्ति टाइम पर हो, नंबर 1। शिक्षक उस विद्यालय में पूरे हो, नंबर 2। और अगर मान लो किसी कारणवश विद्यालय में शिक्षक नहीं है, if in any case the proper ratio of student and teacher is not mentioned in that particular school, then what will be that ratio? तो वो रेशियो कहा गया है कि वो रेशियो 10% होना चाहिए। वो स्वीकृत पद कितने होने? 10% होने चाहिए। मतलब उस विद्यालय के अंदर, उस विद्यालय में अगर पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 10% शिक्षक जो है उनकी जगह कम रह सकती है, बाकी नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, 1 ही कोनी, यह सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर रहेगा, याद रहेगी बात। धारा 26 मतलब बात करती है शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में, इसको कंफ्यूज मत होना। 23 करती है योग्यता की बात और 26 करती है नियुक्ति की बात। 23 करती है योग्यता की बात, 26 करती है नियुक्ति की बात। ठीक है, हाँ वरुण जी, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूं, लेकिन मेहनत कीजिए, वैकेंसी आएगी उस दिन हम फोड़ेंगे, हमसे ज्यादा कोई नहीं क्लियर करेगा।
ये कॉन्फिडेंस और ये डेडिकेशन रखिए। आ जाइए वापस धारा 26 के बाद हम बात करते हैं धारा 27 की। 27 कहता है कि देखो टीचरों का काम है पढ़ाना, लेकिन पढ़ाने के अलावा भी उनसे कुछ ऐसे कार्य करवाए जा सकते हैं जो पढ़ाने से जुड़े हुए नहीं हैं, जो पढ़ाने से जुड़े हुए नहीं हैं, जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं। और वो गैर शैक्षणिक कार्य क्या हैं? 3 बताए गए हैं। पहला मतगणना, दूसरा जनगणना और तीसरा आपदा प्रबंधन। मतगणना यानी चुनाव, जनगणना यानी जो 10 साल से 10 वर्षों से जो सेंसस होती है, जनगणना होती है वो, और तीसरा है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को अभियोजित नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। कैसे? देखिए, ये 3 फोटोग्राफ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, हमारी टीम ने तैयार करी है। पहली फोटोग्राफ देखिए, ये जो सर हैं, आपने देखा होगा, अगर आपके कोई परिवार में आपके कोई परिचित शिक्षक हैं तो वो चुनाव में उनकी ड्यूटियां लगती है। ठीक है, बिल्कुल वरुण जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, आ जाओ। मान जी जैसा जुनून हमें भी लेकर रखना है अपने रीट की तैयारी के लिए। तो शिक्षक जो है वो जनगणना करवा रहे हैं, माफ कीजिएगा, मतगणना करवा रहे हैं, चुनाव करवा रहे हैं, ये एक ड्यूटी। ये तस्वीर खास आप देख सकते हो, इस वक्त कोरोना की महामारी चल रही है। ऐसे में बहुत से शिक्षक जो हैं, आप जानते हैं कि कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर के रूप में गांव-गांव में जागरूकता फैला रहे हैं। तो ये एक आपदा ही है, अभी वैश्विक आपदा आई हुई है कोरोना, तो ऐसी स्थिति में भी शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है, नंबर 2। और यहां पर ये मैडम जी जो हैं, आप देख सकते हैं, ये इस परिवार में कितने लोग हैं, उनकी जो सेंसस है, उनकी जो जनगणना है, वो करने का दायित्व इन मैडम को दिया गया है। तो ये 3 कार्य जो हैं, ये गैर शैक्षणिक कार्य हैं जो कोई शिक्षक कर सकता है। इसके बाद आते हैं हम धारा 28 में, जो आरटीई के अध्याय 4 की अंतिम धारा है। आरटीई के अध्याय 4 की अंतिम धारा धारा 28 है, और धारा 28 कहती है कि कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर प्राइवेट शिक्षण संस्था में या प्राइवेट शिक्षण में संलग्न नहीं रह सकता, प्राइवेट टीचिंग या निजी शिक्षण नहीं कर सकता कोई भी शिक्षक, ये धारा 28 कहती है। तो यहां हमने 12 से लेकर 28 तक की सारी धाराओं को अच्छे से क्लियर किया। आइए अब उस टेबल को समझते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो साथी इतने प्यार से, इतने सहयोग के साथ इस क्लास को देख रहे हो, थैंक यू सो मच। मैं आपके कमेंट्स कुछ पढ़ पा रहा हूं, नहीं भी पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आई एम विथ यू। आइए अब जो धारा 19 और 25 की टेबल की मैं बात कर रहा था, उस टेबल को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उस टेबल में है। मैंने बात कही थी, धारा 19 की टेबल तो मान और मानक की बात करती है, और धारा 25 की टेबल बात करती है छात्र शिक्षक अनुपात की, छात्र शिक्षक अनुपात की। तो धारा 19 में जो मानक कहे गए हैं वो कुछ ये हैं, मैं दोहरा देता हूं, आप पढ़ भी पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, मैं दोहरा देता हूं, बहुत सरल है कि शिक्षक के लिए एक कक्षा होनी चाहिए, और एक कमरा ऐसा होना चाहिए जो कार्यालय भी है, जो भंडार गृह भी है, जो प्रधान अध्यापक का कक्ष भी है। आपने देखा होगा ना, इस सरकारी स्कूलों में एक ही कमरा होता है जिसमें एक तरफ एक अलमारी लगी हुई रहती है, दूसरी तरफ उसी में को स्टाफ रूम बना दिया, उसी तरफ एक कोने में प्रिंसिपल साहब का, जो हेडमास्टर साहब है, उनका दफ्तर है, कोई चौक वॉक आई हुई है, रजिस्टर वगैरह में वो भी उसी कमरे में रखे हुए हैं। तो कथन का अभिप्राय यह है कि एक कक्षा तो हर शिक्षक के लिए होनी चाहिए, प्रत्येक शिक्षक के लिए। उसके अलावा यह सिस्टम बाधा मुक्त पहुंच, जिस क्षेत्र में विद्यालय खुला हुआ है उस क्षेत्र के सभी विद्यार्थी बहुत आसानी से उस विद्यालय में पहुंच जाएं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उस विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए पृथक यानी अलग अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल होना चाहिए, रसोई होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए। विद्यालय का जो भवन है उसकी सुरक्षा के लिए विद्यालय का जो भवन है उसकी सुरक्षा के लिए बाड़ या दीवार द्वारा सुरक्षा होनी चाहिए। विद्यालय में एक पुस्तकालय भी होना चाहिए, और विद्यालय में शिक्षण और खेल उपस्कर भी होने चाहिए। शिक्षण उपस्कर का मतलब होता है दोस्तों सामग्री, उपस्कर का मतलब होता है सामग्री। तो शिक्षण उपस्कर मतलब चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, किताबें, ये सब होनी चाहिए। और खेल उपस्कर का मतलब होता है जैसे कोई फुटबॉल हो गई, कोई मतलब बैडमिंटन टाइप की कोई चीज हो गई, तो ये जो चीजें हैं ये सारी उसमें उसके अंदर रहनी चाहिए, शिक्षण उपस्कर और खेल उपस्कर। ठीक है, याद रहेगा। धारा 19 बात करती है मान और मानक की। ठीक है, आइए धारा 19 के बाद अपन धारा
25 को समझने की कोशिश करते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जरूर याद रखिएगा कि कक्षा 1 से 5 तक, फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 5, 60 बच्चों को अगर एडमिशन दिया गया है तो 2 शिक्षक होने चाहिए। 60 बच्चों को एडमिशन दिया गया है तो 2 शिक्षक होने चाहिए। तो बताओ साथियों, छात्र शिक्षक अनुपात कितना हुआ? गुरुजी 60/2 बराबर 30। तो 60 छात्र शिक्षक अनुपात कितना मेंटेन रहेगा? 30। 61 से 90 पर अनुपात कितना होगा? 3। तो यह भी कुछ वैसा ही है। 91 से 120 तक अनुपात कितना रहेगा? 4। 121 से 205। अपने अपने मोबाइल के कमेंट में लिखिए इसको, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा। खुद से कोशिश कीजिए, या तो कहीं कॉपी में लिख लीजिए कि 60 पर 2, 90 पर 3, 120 पर 4 और 200 पर 5, ऐसे याद रख लीजिए। अदरवाइज कमेंट में लिख दीजिए ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, रट जाएं चीजें आपको। 60 तक 2, 61 से 90 3, 120 तक 4 और 200 तक 5। ठीक है, 200 से अधिक अगर हो जाए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, रीट ने क्वेश्चन पूछ रखा है इस लाइन से। देखने में बहुत छोटी सी लाइन लग रही है, लेकिन इस एग्जैक्टली इसी लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। अभी अपन देखेंगे इस क्वेश्चन को। 200 से अधिक अगर बच्चे किसी विद्यालय में, कौन सी विद्यालय में? कक्षा 1 से 5 के जो विद्यालय है इसमें 200 से अधिक बच्चे हो जाएं तो छात्र शिक्षक अनुपात 40 से ज्यादा नहीं रहेगा, 40 होगा। छात्र शिक्षक अनुपात कितना रहेगा? 40 होगा। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है? एक नोट भी है जो नीचे लिखा हुआ है। नोट कह रहा है कि भाई अगर विद्यालय में, ये तो ठीक है, ये तो याद रहेगा, मास्टरों की संख्या हमको याद रहेगी, लेकिन अगर उस विद्यालय में 150 से ऊपर बच्चे हो जाएं, 150 से ऊपर बच्चे हो जाएं, तो वहां पर एक प्रधान अध्यापक को भी नियुक्त करना पड़ेगा। 150 से ऊपर बच्चे हो जाएं तो। अतः कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अतः 5 शिक्षक तो हैं, क्योंकि देखो 120 से ऊपर होते ही 5 शिक्षक रहेंगे, तो 150 से ऊपर होते ही 5 शिक्षक तो रहेंगे। 5 शिक्षकों के पास एक प्रधान अध्यापक को भेज दिया, बोलो भाई जी थे भी जाओ, पटाओ बटाटा बरामदार। तो 5 शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक, ये एक और गणना हो जाएगी अगर 150 से ऊपर वहां पर शिक्षक हो जाते हैं तो। याद रहेगा ये पॉइंट? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इधर से इसको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 से 8 को देखने की कोशिश करते हैं। कक्षा 6 से 8 में क्या है? तो कक्षा 6 से 8 में जो अनुपात है, वहां मैक्सिमम अनुपात 40 था, याद रखना। 200 से ऊपर होते ही 40 का अनुपात चला गया था। यहां अनुपात है 35। यहां अनुपात है 35, यानी कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। प्रत्येक 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा? और प्रति कक्षा, अब काम की चीज है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। वहां तो वो संख्या इंपॉर्टेंट थी कि इतने बच्चों पर इतने टीचर, इतने बच्चों पर इतने टीचर होने चाहिए। यहां यह है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। तो प्रत्येक कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार से हो कि हमें निम्नलिखित विषयों के लिए एक शिक्षक मिले। सबसे पहले भाषा। देखो कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं, ये आरटी है जो भारत के सभी राज्यों पर लागू हो रहा है। सब राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग उनकी सभ्यताएं हैं, सब राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि आरटीई कहता है 6ठी से लेकर 8वीं तक हिंदी के लिए एक टीचर होना चाहिए, तो क्या यह लाइन सही होगी? नहीं गुरुजी, हिंदी के लिए शिक्षक, राजस्थान के लिए तो फिर भी सही हो जाए, लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र में शिक्षक हूं, अगर मैं तमिलनाडु में शिक्षक हूं, तो वहां हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। हो सकता है वहां पे मराठी पढ़ाई जाए, तमिल पढ़ाई जाए, तेलुगु पढ़ाई जाए, गुजराती पढ़ाई जाए। तो भाषा जो वहां पर चलती है, उस भाषा का एक शिक्षक होना चाहिए। एक चीज, एक शिक्षक होना चाहिए सामाजिक अध्ययन का, 2 चीज, और एक शिक्षक होना चाहिए विज्ञान और गणित का। सम्मिलित रूप से यह बात हो रही है, केवल विज्ञान का या केवल गणित का नहीं, विज्ञान और गणित का मिला हुआ। ठीक है, याद रहेगी बात। दूसरी बात कह रहा है कि 100 से अधिक बच्चों को अगर प्रवेश दे दिया, कितने बच्चों को? 100 से अधिक बच्चों को। इफ इन अ स्कूल more than 100 students have been admitted, then what will be the conditions? 3 कंडीशन बताई गई है। पहली है कि एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, एक फुल सेशन के लिए हमें प्रधान अध्यापक चाहिए, हेडमास्टर चाहिए,
और अंशकालिक आधे सेशन के लिए या उससे कम समय के लिए या थोड़े से समय के लिए हमें इन 3 टॉपिक्स के शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, 3 सब्जेक्ट्स के शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। पहला है कला शिक्षा, दूसरा है शारीरिक शिक्षा जिनको हम पीटीआई साहब कहते हैं, तीसरा है कार्य शिक्षा SUPW। आपने स्कूल में देखा होगा ना, पेड़ लगा दिया, बारी कटा दी, चीजें ठीक करा दी, गाछ उपड़वा दिया, टाबरा हूं, ये सारा करवा बड़ो भी एक मास्टर चाहे तो बी मास्टर को नाम है कार्य शिक्षाणु मास्टर। ठीक है, SUPW जिसको अपन कहते हैं, SUPW। ठीक है, याद रहेगा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा, और ये सारे उसके टीचर रहेंगे। क्लियर आ रही है ना बात समझ में सबको? चलो, 35 बच्चों के लिए कम से कम एक शिक्षक इस प्रकार से हो। गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा, 100 बच्चों से अधिक प्रवेश देने पर पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, अंशकालिक कला शिक्षा, कार्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा। आइए, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल देखो, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? अगर यह समझ में नहीं आए तो रट लो, मगर याद रखना कि कक्षा 1 से 5 तक कितने कार्य दिवस होते हैं? 200। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं लिखो, कक्षा 1 से 5 तक कितने कार्य दिवस? गुरुजी 200। कक्षा 6 से 8 तक कितने कार्य दिवस? गुरुजी 220। 6 से पूर्णकालिक, रवि कुमार जी कह रहे हैं पूर्णकालिक मतलब पूरा सेशन। पूरे सेशन में ऐसा एक भी दिन या एक भी समय नहीं होना चाहिए कि जब उस विद्यालय के अंदर हेडमास्टर हो ही नहीं, कि साहब इस विद्यालय में हेडमास्टर है, ना है ही नहीं हमारे पास तो। ठीक है, 6 से 8 तक 220, 1 से 5 तक 200, 6 से 8 तक 220। यह है कार्य दिवस कि इतने दिन तो स्कूल लगनी ही चाहिए उस क्लास के बच्चों की। अब बात आती है शिक्षण घंटे, तो इसके हिसाब से उन बच्चों को पढ़ाया कितनी देर जाएगा? तो साहब 1 से 5 तक के बच्चों के 800 शिक्षण घंटे हैं। इन बच्चों को 800 आवर्स तक, 800 घंटों तक पढ़ाया जाएगा। और कक्षा 6 से 8 तक ये शिक्षण घंटे हैं 1000। 200 आड़ा का 800, 220 आड़ा का 1000, 200, 800, 220, 1000। 1 से 5 तक 200, 6 से 8 तक 220, 1 से 5 तक के शिक्षण घंटे 800, 6 से 8 तक के शिक्षण घंटे 1000। फिर कहा गया है कि शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 45 है, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। ठीक है, कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 45, इसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। अब सवाल आता है कि सर तैयारी के घंटे तो बहुत सरल भाषा में समझते हैं, अपने को किताबों की भाषा में नहीं जाना, किताबें बहुत सारी है, सरल भाषा में समझिए कि हम परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको याद रख पाए। तो भाई कोई मास्टर अगर स्कूल में जागो तो इको मतलब वो तो है उनकी गयो पढ़ायो पाछो आगो, भाई प्रेयर भी करवाएगा, वहां का नाखून भी देख लिया टाबरा का, वहां कोई का चनपटा भी दर दिया, ये सारे काम मास्टर करेगा और उसी टाइम करेगा। खुद क्या पढ़ाना है उसको, उसकी भी तैयारी उसको करनी है, तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। इसलिए कहा गया है कि न्यूनतम संख्या कितनी है? 45 है। न्यूनतम संख्या कितनी है? 45 है। याद रखना, न्यूनतम संख्या कितनी है? 45। टीचर्स 45 आवर्स इन 1 वीक। थैंक यू रमेश चंद्र जी, आप सभी पढ़ रहे हैं। मेवा राम जी 40 घंटे लिख दिया, गलत लिख दिया आपने, 45 लिखो। ठीक है, मैक्सिमम आ जाओ। क्लियर है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम, अब हम सवालों पर आ गए हैं, सवालों पर। ठीक है, अब हम आ गए हैं सवालों पर। रीट में 2017 में एक सवाल आया था, सबके सब उत्तर दो, इसका क्या उत्तर होगा? अभी हमने धारा 24 के अंदर पढ़ा था, मैं इधर लिख देता हूं धारा 24 ताकि आपको याद आए कि हाँ भाई क्या क्या कर्तव्य थे आपके। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या क्या शिक्षक के कार्य या कर्तव्य नहीं माने गए हैं? तो ऑप्शन ए है निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना, गुरुजी ओ तो मान्यो गयो है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, नहीं सर ये नहीं है, क्योंकि धारा 28 ये बात कहती है कि नहीं है। याद है, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखनी चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, बिल्कुल टाइम पर स्कूल आओ, टाइम पर जाओ। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उसे अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। कहने का मतलब है कि बच्चे को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वापस जाके पढ़ा दिया,
कुछ उसको और कोई दिक्कत आ रही है तो वो सारी चीजें पूरी कर दी। सारे विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से आप लोग क्लास के अंदर अपने आप को पढ़ रहे हो, पढ़वा रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच, प्लीज बियर विद अस। तो शिक्षक खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त ना रखे, ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या अगर कितनी है, 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात कितना होगा। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात की बात करते हैं हम, याद है या नहीं है, बोलो हाँ हाँ। कितना होगा अनुपात कि सर 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी अभी आपने पढ़ाया था हमको, याद है ना, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सभी ये सही जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग 45 दे रहे हैं। 45 न्यूनतम कार्य घंटे हैं शिक्षकों के, गलत मत करके आओ। 40 इज द राइट आंसर। अभी अभी हमने पढ़ा इसको, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, गुड। अगला सवाल देखो, रीट लेवल 2011 में आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। फिर 4 ऑप्शन है आपके पास। अध्यापकों के शिक्षण के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल होता है, शिक्षक बनेंगे तो उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, बिल्कुल, कैसे भी बालक हो, नॉमेड स्टूडेंट है उनके एडमिशन को भी उनको सुनिश्चित करना है। फिर क्या कहा गया है इसके अंतर्गत, इसमें कहा गया एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, बिल्कुल एकेडमिक कैलेंडर निर्धारित भी किया जाएगा। डिंपल तिवारी जी सही जवाब दे रही हैं। और 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता। हमने पढ़ रखा है ना, शिक्षा का अधिकार प्रारंभिक शिक्षा से मिलता है, कक्षा 1 से 8 तक मिलता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलता है। उसके बाद की जो शिक्षा है उसमें कुछ भी प्रावधान हो सकते हैं, वो समय के आसार दृष्टिगत होंगे। ये तो सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है, प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है। बहुत सरल सवाल था, ठीक है? क्लियर है सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आरटीई के तहत 2009 के तहत शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? इसमें आएगा वो जवाब जो आप कह रहे थे, ठीक है? कितने हैं कार्य घंटे? 45 हैं। सरल सवाल आते हैं, आप देख लो पिछले साल के रीट लेवल 2015 का ये सवाल है। कितना सरल, कितना इजी, कितना आसान सवाल है। हम खामखा इधर उधर की चीजों में पढ़ते रहते हैं, कुछ से कुछ याद करते रहते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है? याद रखिएगा इस चीज को। 45। अब देखो ये क्वेश्चन रीट लेवल 2015 का है। हम कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल के जरिए जो एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं कि रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ, और किस तरह से हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की आपको तैयारी करा रहे हैं। खासतौर पर अगर मैं सिर्फ अगर अपने विषय की बात करूं, बाकी सब विषयों में भी ये चीज़ होती है। यहाँ तो मैं मेरे एग्जाम्पल में टॉपिक में एक उदाहरण लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए, और बाकी टॉपिक्स में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। रीट लेवल 2015 में क्वेश्चन पूछा है, उत्तर 45। ध्यान से सुनना। रीट लेवल 2011 लेवल 2 आरटेट 2011 में भी यही क्वेश्चन एज इट इज उठकर आया है, एज इट इज, ऑप्शन भी चेंज नहीं करे इन्होंने, और यही 45 उत्तर है। इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको कहीं भी स्किप मत करो। इन क्लासेस को पूरी ईमानदारी के साथ इन क्लासेस को देखते रहो, ठीक है? देख लो, तो आप खुद देख लो, 2015 में क्वेश्चन आया है, 2011 का उठकर आ गया एज इट इज। एक और क्वेश्चन एज इट इज 2011 में क्वेश्चन था ये, अभी अभी हमने 2015 में क्वेश्चन किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अध्यापकों के निम्न में से कौन से दायित्व उसको पूरे करने होंगे। देख लो, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना, इनमें से सभी, यह होगा उत्तर। और यही क्वेश्चन 2011 का यही क्वेश्चन ये लो, शिक्षकों के कर्तव्य पूछा गया है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर हमने आरटी के जो चौथा अध्याय है उसको बहुत विस्तृत रूप से समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये समझ में आए होंगे टॉपिक्स। अगर ये टॉपिक्स आपको समझ में आए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज आप बताइएगा। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मैं यहां पर आप लोगों से डिस्कस
कर लूं, जो चीजें मैं पहले बोल रहा था उन्हीं चीजों को मैं वापस एक बार दोहरा दूं आप लोगों को। एक चीज है जो मैं यहां पे बता दूं कि गणित शिक्षण की जो आपकी कक्षा है, गणित शिक्षण की जो आपकी कक्षा है लेवल 1 की, लेवल 2 की, ये जो गणित शिक्षण की कक्षा है ये 1 बजे आएगी। आज 1 बजे गणित शिक्षण की कक्षा आएगी, 1 बजे। जेपी सर की जो क्लास है वो अभी लाइव होने वाली है थोड़ी देर में। आप एक बार चैनल पे जाके नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी आज की क्लास थोड़ी सी डिले हो गई, लेट हो गई, मतलब थोड़ी सी लंबी चली गई, तो क्या उसका टाइमिंग रहेगा। इसके अलावा कल 8 बजे मॉर्निंग में आप लोगों की शैक्षिक उद्देश्य की एक कक्षा है आएगी, जो सभी लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ब्लूम साहब का जो वर्गीकरण है वो उस कक्षा के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नोटिफिकेशन भी प्रीमियर का लग जाएगा। लेकिन आप पूरी निष्ठा के साथ उन्हें देखते रहिए और आपका जो मोटिवेशन है वो हमें मिलता रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट भी करते हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें जो कमियां हैं हम उन्हें सुधार पाते हैं। आप सभी का वेलकम है कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज जो क्लासेस आपको अच्छी लगे आप उनको शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये पूरा एक फ्री इनिशिएटिव है। और जो क्लासेस पहले शेड्यूल में लगी थी उसके लिए 12 तारीख को टेस्ट होगा। टेस्ट का सिलेबस हमारे वेबसाइट पर और टेलीग्राम दोनों जगह अपलोड किया हुआ है। नंबर 1, इस वीडियो के भी और बाकी वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो पहली लाइन लिखी हुई है कि रीट की तैयारी के लिए आप सिलेबस यहां से डाउनलोड करें। उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि कल टेस्ट में, परसों के टेस्ट में कैसे उसको देना है वेबसाइट पे जाके, वो सारी चीजें हम उस कल के एक लाइव में आके आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप जुड़े रहेंगे। आपका जो साथ मिला, समर्थन मिला इस क्लास में, थैंक यू सो मच। और 2 लाइनें जैसे कि आज मदर्स डे है, कभी मैंने लिखी थी कि सुलगती धूप में छांव के एहसास के जरिए सभी माओं को नमन है, सभी माताएं एक जैसी हैं। एलओसी कारगिल के अंदर एक दृश्य है बहुत अच्छा, अजय देवगन जब अपने जो मनोज पांडे का किरदार निभाते हैं वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि चलो वहां चलेंगे और सभी वापस जिंदा लौटेंगे, कोई अगर किसी की डेथ भी हो गई तो उसको भी हम लेकर आएंगे। तो उनका एक सिपाही कहता है कि साहब मैं तो बहुत बदसूरत हूं, मेरे लिए कोई क्या सोचेगा। तब वो कहते हैं कि तू कितना सुंदर है, ये अपनी माँ से जाकर पूछ थापा। तो हम सब अपनी माओं के लिए बहुत खूबसूरत हैं और सभी दुनिया की सभी माताओं को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब कहता हूं कि सुलगती धूप में छांव के एहसास के जरिए मेरी हर नींद जागी बस तेरी आवाज के जरिए, मैंने जिंदगी की उंगलियों को थामना सीखा, चला मैं पांव पर अपने तेरे विश्वास के जरिए। तो वो विश्वास जो आपके पेरेंट्स ने आप पर किया है, वो विश्वास जो आपके टीचर्स का आप पर है, वो विश्वास जो आपका खुद का आप पर है, उस विश्वास को उस दिन तक बनाए रखिए जिस दिन आप रीट की एग्जाम की तैयारी करने, रीट की एग्जाम क्लियर करने जाएंगे। और निश्चित तौर पर आपका समर्पण, आपका लगन आपको विजयी बनाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ कलाम परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन वीडियोस को आप प्लीज अपने साथियों को बताइएगा। पीडीएफ के लिए मैं फिर से माफी चाहता हूं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो सारी दिक्कतें, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, वर्क फ्रॉम होम हमारी टीम कुछ कर रही है, बहुत सीमित लोग यहां पर हैं जो काम कर रहे हैं। प्रयास करेंगे कि हम आपकी उस दिक्कत को भी जितना जल्दी हो सके दूर कर पाएं। थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू सो मच और प्रणाम, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।